नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही नए किस्म के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत और नेपाल की सीमा पर बसा हुआ जो प्रदेश है, जिसके दोनों तरफ मैथिली भी बोली जाती है और बॉर्डरलैंड से रिलेटेड कई मुद्दे रहे हैं। पिछले समय में मधेश के आंदोलन के कारण भी कई मुद्दा उभरा है। इसकी क्या पेचीदगियां हैं, क्या मुद्दा है? कई बार पढ़े लिखे लोग भी हिंदुस्तान के जो है वो उसको नहीं समझ पाते हैं। इसको समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है चंद्रकिशोर जी को। चंद्रकिशोर जी पत्रकार हैं और घुमक्कड़ पत्रकार हैं, जैसा कि वो खुद ही कहते हैं। मुश्किल से कभी सप्ताह भर अपने घर में रहते हैं शायद, और बाकी समय तराई के इलाकों में और दूसरी जगह घूमते रहते हैं। जो चंद्रकिशोर जी का मुख्य मुद्दा, जो उनका विषय है, वो मधेश आंदोलन, मधेश का इलाका, नेपाल के सामाजिक आर्थिक मुद्दे, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और बॉर्डरलैंड इश्यूज, जो नेपाल इंडिया बॉर्डरलैंड इश्यूज है, इसके ऊपर ये काम करते हैं, इसके ऊपर लिखते रहते हैं। इनके कई बहुत महत्वपूर्ण आलेख हैं। इन्होंने हांगकांग यूनिवर्सिटी से और दिल्ली के आईआईएमसी से अपना डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया है। और अभी चंद्रकिशोर जी चेयर फॉर सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अध्यक्ष हैं, चेयर पर हैं, और उस नाते काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेपाली टाइम्स और कांतिपुर डेली में लगातार लिखते हैं। चंद्रकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आपसे हम बहुत कुछ जान पाएंगे अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में, कि क्या नेपाल और भारत के बीच में बिहार और उत्तर प्रदेश से लगते हुए जो जो सीमा है, उसकी क्या खासियत है? क्या आप उसको कैसे देखते हैं? स्वागत है, धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले इस आयोजन के लिए और वेबिनार संगोष्ठी के मार्फत एक नई क्षेत्र के लोगों से संवाद का, साक्षात का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रदीप कांत चौधरी साहब के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मेरे लिए बड़ी बड़ी गौरव की बात है कि आप लोगों के बीच में हूँ। कुछ बौद्धिक विमर्श हम लोग करेंगे। बिहार मेरी रुचि की विषय रही है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और हमेशा सीमा आर पार के संबंधों में लिखता रहा हूँ और वो संबंध बढ़े इसके लिए एक्टिविज्म भी करता रहा हूँ। तो यह जो अवसर है, यह अवसर मेरे लिए एक नई दिशा देगी, ऐसा मुझे लगता है। आज हम लोग जिस क्षण में वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं, कल नेपाल में विक्रम संवत 2080 शुरू होने जा रही है। 9 वर्ष, जैसे कि आप लोग ईस्वी संवत मनाने वाले लोग जनवरी 1 को करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सांस्कृतिक रूप में भी विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से 9 वर्ष मनाई जाती है। खास करके मैथिली क्षेत्र में हम जुड़ शीतल कहते हैं, शतमान कहते हैं भोजपुरी क्षेत्र में। तो यह सुखद अवसर है, इसके लिए भी मैं सभी में शुभकामना अर्पित करना चाहता हूँ। जैसा कि प्रदीप सर ने कहा कि मैं पेशे से पत्रकार हूँ और घूमता रहता हूँ, तो मेरी सीमा भी है। यह जो मुझे कार्य भार दी गई है, तो इसमें मैं एक पत्रकार के नाते कुछ बात करूंगा जो नेपाल और बिहार के बीच में बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्राज्ञिक विषय क्या हो सकता है। मैं प्राज्ञिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राज्ञिक लोगों के लिए अध्ययन का, शोध का विषय हो सकता है या जानने की विषय हो सकती है। हम बड़े आसान से कह देते हैं कि अरे आप कहाँ के छिए, तो जनकपुर के। अच्छा अच्छा, अरे अपने लोग छिए। लेकिन अगर हमें बिहार के लोगों से जनकपुर के बारे में कितनी जानकारी है, नेपाल फेडरल स्ट्रक्चर में चला गया कितनी मालूम है, या नेपाल के जो लोग हैं उन्हें बिहार में नीतीश सरकार की लंबी सरकार है, उससे सामाजिक आर्थिक क्या बदलाव हुआ, बिहार में किस तरह से कास्ट इंजीनियरिंग चल रही है, किस तरह से वहाँ का अर्थतंत्र है, सामाजिक आर्थिक बदलाव क्या हो रहे हैं, पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ का क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, या तटबंध के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो इन मुद्दों के बारे में वस्तुपरक जानकारी नहीं। नेपाल में दिल्ली की सरकार और दिल्ली के गतिविधियों, नेपाल भारत का संबंध का मतलब दिल्ली और काठमांडू के संबंध के रूप में लोग देखते हैं और व्याख्या करते हैं। निश्चित रूप में दो राज्यों का संबंध दो केंद्र निर्धारित करती है।
लेकिन हम सीमांचल के लोग, मैं सीमांचल शब्द प्रयोग करता हूँ, आपके बिहार में सीमांचल का प्रयोग होता है, खास करके मैं मेरी जानकारी में बिहार के जो पूर्वी हिस्से हैं, किशनगंज पूर्णिया वाले इलाके, उसको सीमांचल कहते हैं। मुझे लगा कि बॉर्डरलैंड का या क्रॉस बॉर्डर रिलेशन की हम बात करते हैं तो एक नई शब्द हो जो हमारे यहाँ का लोगों को भी उसको अर्थ समझ में आवे, और आप भारतीय क्षेत्र के लोग वो भी उस बात को उठाने में हमें सहज हो। तो मैंने सीमांचल शब्द रखा है, जो सीमा के आर पार जिनकी पारस्परिकता है, जो सीमा के आर पार बसे हुए लोग हैं, बाशिंदा है, उन लोगों की बात करें। तो हम जिस भूगोल की बात कर रहे हैं, नेपाल और बिहार का, तो यहाँ बसवास तो प्राचीन काल से है। हमारे राज्य की सीमाएं बदलती रही है, क्योंकि लोग वहीं के वहीं हैं। लोग मुझे दिल्ली में भी या पटना में ही तो पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो मैं सार्वजनिक जीवन में चंद्रकिशोर कहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मेरी पुश्तैनी विरासत में कुछ उपनाम मिला हुआ है। तो लोग कहते हैं अच्छा अच्छा, हाँ मिथिला के छिए। तो मैं कहता हूँ नहीं, मिथिला का तो मिथिला का ही हूँ, लेकिन आप जो समझ रहे हैं कि भारतीय मिथिला का नहीं, मिथिला तो उधर भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे राज्य की सीमाएं बदलती रही। जो अभी 1816 में अंग्रेजों के साथ सुगौली संधि हुई और नेपाल का अभी का एक भूगोल प्राप्त हुआ, हालांकि बाद के दिनों में 1857 की गदर में नेपाल की तत्कालीन सत्ता ने सहयोग किया, फिर पश्चिम तराई के कुछ भूभाग उसमें फिर प्राप्त हुए। तो अभी नेपाल के लिए जो पड़ोसी स्वतंत्र भारत का जो पड़ोसी राज्य है, तो बिहार तो ब्रिटिश जमाने में सन 1912 में अस्तित्व में आया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार का जो अभी का जो भूगोल है, खास करके उत्तरी बिहार का हिस्सा और नेपाल का जो हिस्सा है, तो नेपाल का भूगोल बाकी कई भारतीय राज्यों से जुड़ती है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। लेकिन खास करके बिहार, नेपाल का अगर भारत के साथ संबंध की बात करें, तो इसकी एक परंपरा रही है कि नेपाल का भारत का संबंध का मतलब बहुतायत रूप में बिहार के साथ संबंध। लेकिन यह बात खुद नेपाल के लोग नहीं कह पाते हैं, और न भारत में बिहार के लोग इस बात को हाई साउंडेड कर पाते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत कोशिश भी रही है और लिखने पढ़ने का भी विषय यही रहा है कि हम एक दूसरे को समझावें। उस कड़ी में, उस श्रृंखला में आज का यह संवाद मेरे लिए एक अवसर हो गया है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो सन 1950 की नेपाल और भारत के बीच में, अर्थात स्वतंत्र भारत के बीच में शांति और मैत्री समझौता 1950 में हुआ, जिससे आज का हमारा दो देशों का संबंध अनुबंधित। नेपाल निश्चित रूप से एक स्वतंत्र और सार्वभौम देश है। बिहार भारतीय का एक राज्य है, लेकिन हमारी जो पारस्परिकता है वह हमें एक अलग चर्चा का, अलग विमर्श का विषय बनाता है। क्योंकि नेपाल का 601 किलोमीटर भूभाग जो है बिहार से जुड़ा हुआ है, और बिहार का कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ा हुआ है तो वो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। तो गंडक से लेकर महानंदा, पश्चिम में गंडक से लेकर पूर्व में महानंदा तक का जो जलाधार क्षेत्र का बीच का भूभाग है, वह बिहार है। तो मैं जब भी बिहार की बात करता हूं तो लगता है कि मैं कहां से शुरू करूं। तो एक रूसी भाषा की एक शब्द है मत्रोस्का। वह एक खिलौना होता है, और खिलौना एक बड़ी खिलौना मूर्ति होती है, उसमें फिर छोटी छोटी मूर्तियां उसमें जुड़ी हुई रहती है, एक दूसरे से अभिन्न भी होता है और एक दूसरे में जुड़ा भी होता है। तो बिहार के साथ हमारा इतना नेपाल का बहुआयामिक संबंध है, इतना बहुकोणीय विमर्श की आवश्यकता है। इसलिए मैं एक पत्रकार के रूप में सरसरती निगाह में कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारा संबंध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, व्यापार, अनेक हिस्सों में हमारा संबंध बटा हुआ है, जिसे नेपाल में हम रोटी बेटी का संबंध कहते हैं। रोटी का मतलब हुआ रोजगारी का संबंध, बेटी का मतलब हुआ वैवाहिक संबंध। क्योंकि हमारा और बिहार का संबंध क्या है, तो यह एक पड़ोसी का ही संबंध नहीं है, हमारा एक वैवाहिक संबंध है, यह लहू का संबंध है, और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और परंपराएं हमारी एक रही हुई है। दूसरा संबंध है क्रांति का संबंध, जो विभिन्न समय में नेपाल में परिघटित हुई है, या भारतीय क्रांति के लिए। आज 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हुआ था। आपको मैं स्मरण करा दूं कि निश्चित रूप से दो देशों का संबंध दो केंद्र निर्धारण करती है, और दो केंद्र में जो सत्ता में होते हैं
वो अपने रुचि, अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उस संबंध को निर्देशित करते हैं और निरूपित करते हैं। जालियांवाला बाग का जो घटना हुआ, उसमें गोली चलाने वाले और खालिद फौज थे। जब भारत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, तो सन 1942 में बिहार के बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण, और भारतीय नेताओं में, स्वतंत्रता सेनानियों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हजारीबाग जेल तोड़कर वे लोग भागते हैं। फिर सीमावर्ती लोगों के सहयोग से, सौजन्य से कोसी किनार का गांव कोयलाड़ी पहुंचते हैं। वहां फिर आजाद दस्ता का गठन करते हैं। एक हनुमान नगर है वहां पर, नेपाल में, कोसी किनार का, पीरपुर के पास। अगर आप उस इलाके से परिचित हैं तो वहां के जेल में राणा शाही को पता चलता है, उनको रख दिया जाता है। फिर वहां के एक सामान्य लोगों ने बड़ी संघर्ष कर, कितनों के तो सर्वस्व हरण हो गया, कई 2 लोग तो जेल में ही मर गए, और बड़ी उन लोगों की एग्जाइल में जाना पड़ा कुछ लोगों का। तथापि उन लोगों ने जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, राणाशाही, नेपाल उस समय में राणाशाही था। राणाशाही का मतलब हुआ कि एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जो पारंपरिक वंशावली के आधार पर चलता था। राजा दिखावे के रूप में थे, सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में हुआ करता था, और जो करीब 104 वर्ष नेपाल में चला। तो राणाशाही का जो कारागार था उससे मुक्त कराया गया, और भारत की स्वतंत्रता में नेपाल के लोग, चाहे मोतिहारी के जेल में हो, पटना के जेल में हो, या हाजीपुर के जेल में हो, हजारीबाग के जेल में हो, हाजीपुर नहीं, हजारीबाग के जेल में हो, नेपाल के कई लोग संघर्ष किए, और नेपाल भारत की स्वतंत्रता के लिए उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। तो यह नेपाल का लोगों के द्वारा, खास करके जनता के द्वारा, नागरिक के द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहयोग किया गया, इस बात का हमेशा आभार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। आपको बता दें, जब भारत स्वतंत्र हो गई तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वतंत्र भारत में सबसे पहले गिरफ्तारी उन्होंने दी नेपाल में राणाशाही विरुद्ध, और लोकतंत्र, लोकशाही की स्थापना के लिए यही दिल्ली में के बाराखम्बा में, जहां नेपाली दूतावास है, उसके सामने प्रदर्शन करते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी। और बाद के दिनों में भी नेपाल में लोकतंत्र मजबूत हो, नेपाल में बेहतरी हो, नेपाल सुरक्षित हो, इसके लिए उनका, जयप्रकाश नारायण जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अन्य लोगों का भी रहा। चाहे कोई समाजवादी घटक में चले गए, कोई कांग्रेस में जुटे हुए लोग थे, सभी का सभी लोगों का सहयोग रहा। इस तरह आंदोलन के कारण से, चाहे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का आंदोलन हो या नेपाल के भीतर लोकशाही का आंदोलन, तो सभी में एक दूसरे के सहयोग और समन्वय रही। नेपाल में राणाशाही खिलाफ के आंदोलन के लिए सन 1950 में बैरगनिया स्टेशन है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर नेपाली कांग्रेस का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। वहां उसमें संकल्प ली गई कि नेपाल में स्वतंत्रता किया जाए। वो बैरगनिया बिहार में ही है। उसका उस समय में सशस्त्र संघर्ष की गई। उसका मुख्यालय पटना में था। पार्टी की केंद्रीय मुख्यालय ही थी पटना में। यही कारण है कि आपको पटना में, बिहार की राजधानी पटना में, गोलघर के परिसर में ईश्वर प्रसाद कोइराला, जो नेपाल के प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमंत्री थे और बड़े लोकतांत्रिक नेता थे, उनका आगमगत का प्रतिमा है। जीतन राम मांझी जी थे चीफ मिनिस्टर, तो उनके समय में विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, को पीपी कोइराला कहा लोग कहते हैं आदरपूर्वक, उनका जन्म शताब्दी मनाया गया। तो बिहार सरकार बड़े आधिकारिक और बड़े राजकीय रूप से संपन्न किया। तो यह हमारा दिखाता है कि कैसे राजनीतिक सहभागिता में हमारी हिस्सा रही। जब बाद के दिनों में 9 वर्ष के बाद नेपाल में फिर से राजा ने मिलिट्री शासन के बदौलत कू कर दिया, तो नेपाल में पंचायत विरोधी आंदोलन हुई, क्योंकि जो इलेक्टेड बॉडी था उसको एग्जाइल में जाना पड़ा, बहुत सारे लोग जेल में चले गए। तो पंचायत विरोधी आंदोलन, जो एक्टिव मोनार्क का समय था, उस जमाने में बिहार के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी हिस्से तक जो सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती इलाका में लोग शेल्टर में थे, चाहे मधुबनी हो, दरभंगा हो, या कटिहार हो, या नरकटियागंज हो, सीतामढ़ी हो, बैरगनिया हो, हर जगह लोग, या पटना में हो, उन लोगों का रहा। दूसरा, जब 90s में, जब दुनिया भर में लोकतंत्र की लहर चली, तो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट हुई। तो उसमें भी बिहार के जो सीमा क्षेत्र के जो जगह है, वहां के नागरिकों के द्वारा इकट्ठा किया गया और सहयोग की गई। बाद के दिनों में सन 6-7 के करीब में
राजशाही के खिलाफ रॉयल मैस्कर हो चुका था, फिर मोनार्क बड़ी सक्रिय एक्टिव मोनार्क आ गई थी नेपाल में, और सैनिक coup के बदौलत नेपाल की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को कमजोर कर दिया गया था। उस मोमेंट में भी बिहार के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने एकवटता दिखाया, और सन 2007 से 15 तक में 3 बार मधेश आंदोलन हुआ, जिसकी चर्चा प्रदीप सर बार बार कर रहे थे। तो मधेश आंदोलन में भी बिहार के लोगों का सहयोग और सद्भाव रहा। अ, कई सीमा पर, खास करके मैं जिस शहर से आता हूँ, बीरगंज, वहाँ तो 6 महीना तक नाके पर, जो रक्सौल और बीरगंज का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर लोग धरना देते रहे। वहाँ धरना देने की भी अपनी कारण थी, क्योंकि नेपाल की जो सरकार थी, हालांकि विभिन्न पार्टियों की सरकार थी, डेमोक्रेटिक पार्टियों की सरकार थी, लेकिन उस आंदोलन को दबोचने के लिए काफी बल प्रयोग करने लगा। तो अंत में जो नो मैंस लैंड है, वहां पर जाकर लोगों ने धरना देना शुरू किया, जिससे नेपाल की सत्ता ये कहती है कि वह नाकाबंदी था, भारत सरकार ने कराई। लेकिन जो भी हो, तो उस मूवमेंट में भी लोगों का बहुत सहयोग था, और हजारों लोगों का, एक दिन में 10,000 तक लोगों का खान पीन का प्रबंध बिहार के नागरिक करते थे। इस तरह कई बॉर्डर पर काम चल रहा था, वहां बिहार के लोगों ने लोगों को सारा सहयोग मुहैया कराया। नेपाल में चाहे वो सशस्त्र संघर्ष हो लोकशाही के लिए, या अहिंसक संघर्ष, सभी का केंद्र बिंदु बिहार रहा है। लोकतंत्र के लिए हो या संहिता के लिए, नेपाल आज, पहले एकात्मक शासन प्रणाली थी, आज नेपाल में संहिता है। नेपाल में आज 7 प्रोविंस है। बिहार का हिस्सा से जुड़ा हुआ जो इलाका है, जिसकी हेड क्वार्टर जनकपुर है, उसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं। उसके संघर्ष की लड़ाई के लिए शुरुआती चरण में, आज से 50 साल पहले, वेदानंद झा जी ने उसके लिए संघर्ष किया, तराई कांग्रेस की स्थापना की थी। वो इंडियन नेशन अखबार हुआ करती थी पटना से, उसमें वो काम करते थे। तो वह उसके बाद में गजेंद्र नारायण सिंह एक मधेश आंदोलन से उभरे हुए नेता थे, उनका भी लंबे समय तक बिहार में आश्रय रहा, और नेपाल में फेडरल स्ट्रक्चर के लिए वो काम करते रहे। नेपाल में आज गणतंत्र है, और दक्षिण एशिया की सबसे नई गणतंत्र नेपाल में है। उस गणतंत्र के नेपाल में सबसे पहले परिकल्पनाकार थे राम राजा प्रसाद सिंह। राम राजा प्रसाद सिंह जब नेपाल में एक्टिव मोनार्क था, तो लंबे समय तक वो मुजफ्फरपुर और पटना में रहे, और बिहार के कई जगहों में रहे। तो इस तरह से नेपाल में लोकतंत्र, संहिता और गणतंत्र जो आज है, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, उसकी प्राप्ति में, चाहे माओवादी संघर्ष हो, मधेश आंदोलन हो, या वामपंथी धार के लोग किए हों, या डेमोक्रेटिक धार के लोग किए हुए, सभी मूवमेंट में, जनता की लड़ाई में बिहार के लोगों का साथ रहा है। काठमांडू को लोग का लगता है, काठमांडू बिहार की जनता और दिल्ली की सरकार की भिन्नता नहीं समझ पाती है। उसे लगता है कि बिहार के लोग जो करते हैं वो दिल्ली की उकसाहट में करते हैं, या दिल्ली की रुचि के अनुसार करते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब बिहार में, जब इमरजेंसी लागू हुआ पूरे भारत में, कर्पूरी ठाकुर ने नेपाल में आकर शेल्टर ली। ऐसे कई दफा हुआ है कि बिहार की डेमोक्रेसी को और उन्नत बनाने के लिए लोग आए हैं। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल चर्चा कर दिया, क्योंकि नेपाल और बिहार के संबंध में क्रांति की बात बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच में किस तरह का संबंध है। आज जरूरत है कि बिहार समृद्ध हो, बिहार शक्तिशाली हो, और बिहार सुरक्षित हो। एक डेमोक्रेटिक नेपाल ही, एक सुरक्षित नेपाल ही, एक समृद्ध नेपाल ही बिहार के लिए अधिक कारगर रूप में मित्र हो सकता है, सहयोगी हो सकता है। हम पड़ोसी हम बदल नहीं सकते। हमारी मित्रता कहने के लिए हम बड़ी आदर्श की बात करते हैं कि हमारा तो रोटी बेटी का संबंध है, सीता हमें जोड़ती है, हमारी लोक कथाएं, हमारी परंपराएं हमें जोड़ती है, लोक आख्यानों से हम जुड़े हुए हैं, हमारी प्राचीनता है संबंधों की, सीमा रेखा तो कृत्रिम है, हमारी बसोबास और हमारी अंतर्निर्भरता तो प्राचीन है। लेकिन जब आधुनिक राज्य की बात करते हैं, जब आधुनिक समय में हमें आज की जो चुनौतियां हैं, आज का जो संकट है, आज का जो सरोकार है, उसके बारे में हमें एक दूसरे की सोच, वे ऑफ थिंकिंग हमें समझना होगा कि नेपाल के लोग, नेपाल के बॉर्डर के लोग क्या सोचते हैं, बिहार के लोग कैसे समझते हैं, उत्तर बिहार के लोग कैसे समझते हैं, नेपाल को दक्षिण बिहार के लोग क्या देखने का नजरिया क्या है, और उत्तर बिहार के लोग कैसे बिहार नेपाल के लोगों को देखते हैं, और नेपाल के सीमावर्ती लोगों को देखते हैं। और सीमावर्ती की बात हम जब कह रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि बिहार का पश्चिमी इलाका, जो पश्चिम चंपारण है, वहाँ थारू लोग भी है। चंपारण में या बिहार में कई ऐसी जगह है जहाँ नेपाली मातृभाषी लोग भी हैं, जिसको नेपाल के सामाजिक संरचना में हम पहाड़ी कहते हैं।
उन लोगों की पुरानी बसोबास है और वो भारतीय नागरिक है, बोनाफाइड भारतीय नागरिक। और जिस तरह उसके बाद में मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका या अन्य भाषा बोलने वाले लोग जो हैं सीमा क्षेत्र में रहने वाले, जिसे नेपाल में हम मधेसी कहते हैं। नेपाल और भारत के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे 10 गजा कहते हैं। कई लोग सरहद कहते हैं, कई लोग सीमा पार कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कहते हैं। लेकिन वो जो बॉर्डर है, अगर कोई जैसे मेरा जो पुश्तैनी गांव है वो बॉर्डर पर ही है। अ, तो अगर अब मेरा ननिहाल जो है बॉर्डर से थोड़े ही दूरी पर बिहार के सीतामढ़ी में। तो मैं जो मेरी जो नेपाल में पॉलिटिकल आइडेंटिटी है या सामाजिक आइडेंटिटी है, अगर मैं 10 गजा जिसको कहते हैं नो मैंस लैंड, अगर 10 गजा से बिहार की तरफ में होता तो मेरी आइडेंटिटी बिहारी होती। मैं नेपाल की तरफ हुआ तो मेरी आइडेंटिटी मधेसी हो गई। तो नेपाल में मधेसी आइडेंटिटी की जरूरत क्यों पड़ी, वो कभी दूसरे प्रसंग में मैं कहूंगा। अभी हमें नेपाल और बिहार की बात करनी। मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैं झलक दे रहा हूँ विषयों का, कि कल के दिनों में हम एक बेटिक पर बात कर सके। तो रोटी की बात है। पहले देखिए, इसी जमाने में मुझे मुझे खुद याद है कि आज से 45 50 वर्ष पहले दरभंगा के लोग हमारे यहाँ इलाके में आते थे और वहाँ के खेती पाती में सहयोग करते थे। वहाँ से शकरकंद लोग ले जाते थे बड़े सस्ते रेटों में और कारोबार करते थे। बाद के दिनों में मैंने देखा कि उत्तर बिहार के लोग भी और हमारे इलाके के लोग भी आसाम जाने लगे, आसाम में काम करने लगे, कोलकाता जाने लगे। फिर बाद के समय आई तो लोग पंजाब जाने लगे, हरियाणा पंजाब जाने लगे। तो आप देखेंगे कि दरभंगा से जो ट्रेन चलती है, तो उस ट्रेन में या मुजफ्फरपुर से वही लुंगी पड़े, वही फटे हुए कपड़े पहने हुए, गठरी रखे हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए लोग जा रहे हैं। आपस में भिन्न करना मुश्किल होगा कि कौन मधेसी है, कौन जो है बिहारी है। सबको जब हरियाणा और पंजाब पहुंचता है तो एक सगोल की आइडेंटिटी होती है, वहां वो भैया कहा जाता है। तो भैया का आइडेंटिटी के पीछे जाने वाले लोगों का दर्द, उनकी पीड़ा, उनका संघर्ष, और जिस तरह से ट्रेन में जो ट्रेन के जो पदाधिकारी होते हैं, रेल के पदाधिकारी लोग, किस तरह से संकटें होती थी, किस तरह से उनका अपना कम आर्जन किया हुआ पैसा लाने में दिक्कतें होती थी, किस तरह से उनका स्वास्थ्य की सुरक्षा की बातें हरियाणा और पंजाब में कष्ट से गुजरना पड़ता था। तो यह साझा सवाल था नेपाल में। इस पर मैंने भी कुछ काम किया है। अभी के दिनों में मैं देखता हूँ कि नेपाल के जो सीमावर्ती शहर है, उस शहर से जुड़े हुए बिहार का जो उत्तर बिहार का जिला है, वहाँ के लोग नेपाल में अनौपचारिक क्षेत्र के विभिन्न कामों में जाते हैं और रोजगारी करते हैं। और उनमें बड़ी बढ़िया बात यह है कि आप फिर देखेंगे कि नेपाल में सबसे जनघनत्व वाला इलाका दक्षिण नेपाल है, और उत्तर भारत में भी जल घनत्व इलाका और मानव विकास में सूचकांक में भी पीछे वाला इलाका जो है, वह उत्तर बिहार का जिला हो। फिर डाइवर्सिटी भी उसी तरह से है। वो भाषा के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है। उस तरह की डाइवर्सिटी आप देखने को मिलती है। लेकिन बिहार से जो लोग जाते हैं नेपाल में, नेपाल नेपाल में जो काम करते हैं, एक तो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में उनकी अलग पहचान भी बनी है। साथ साथ उन्होंने नए नए व्यवसाय करना शुरू किया है, जिससे कम पूंजी में वो अर्जन कर रहे हैं। वह हमारे मधेसी लोग फिर नहीं कर पाते हैं। एक ही कहिएगा तो पारंपरिक रूप से एक ही बिरादरी के होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाते। फिर गल्फ कंट्री में जाते हैं बिहार के लोग या हमारे नेपाल के, खासकर मधेश के इलाके के लोग, तो फिर एक ही आइडेंटिटी उनकी वहां हो जाती है कि तो वो मैथिली भाषी, भोजपुरी भाषी होते हैं या हिंदी में बोल रहे होते हैं। उनका फिर संघर्ष और एक तरह का होता है। तो नेपाल से जो पहले पटना, मुजफ्फरपुर या सीमाई क्षेत्रों में लोग जाया करते थे, तो उसमें हमारी कमी आई है, उसमें हरास आया, क्योंकि बिहार का आर्थिक चक्र जो है उसमें बदलाव आई है। पहले नेपाल में ही बॉर्डर इलाके में गवर्नमेंट संरक्षित धान चावल का कंपनी सब होता था, क्योंकि नेपाल का तराई इलाका काफी संपन्न इलाका था। आप फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्य में पढ़ेंगे, इस बात को चर्चा करेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु तो नेपाल मेरी शानो आमा, अर्थात नेपाल मेरी मौसी कहकर कहा करते थे। तो और बॉर्डर इलाके के संबंधों उनके साहित्य में अभिव्यक्त हुई। तो नेपाल का इलाका, तराई इलाका इतना संपन्न था कि बॉर्डर ठीक जहाँ नो मैंस लैंड है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको कहते हैं, वहां पर
धान और चावल का बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी और भारत की तरफ अर्थात कि बिहार की तरफ उसका निर्यात किया जाता था। आज के दिनों में क्या है कि हमारी खाद्य संप्रभुता में हराश आई और जो धरती के बारे में मीत है, आज मिथिला विभाजित हो गई है। कुछ हिस्से हमारे यहाँ हैं, कुछ हिस्सा आपके यहाँ बिहार में है। लेकिन जिस मिथिला के बारे में एक मीत है कि वहाँ उसकी मिट्टी ऐसी थी, ऐसी उर्वर थी कि वहाँ सीता की उत्पत्ति हुई, आज मिथिला की मिट्टी जो है वो अपनी उर्वरता खत्म कर, मिट्टी का जो चरित्र था, जो जो उसका स्वभाव था, वो समाप्ति हो गई। अब प्रांगरिक खाद हम नहीं प्रयोग करते, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के प्रयोग से वो चीज रही नहीं। तो कृषि तंत्र का जो संरचना था वह अभाव है। कृषि के साथ हमारी संस्कृति जुड़ी हुई थी, वह उसमें छिन्न भिन्न की स्थिति हो गई है। वह जो चीज बिहार में है वही कोलाहल हमारे यहाँ भी अर्थात नेपाल के दक्षिणी नेपाल में आप देखने को मिलेंगे। एक जमाना था कि पटना और काठमांडू के बीच में हवाई सेवा थी। इसे दिखाता है कि पटना और नेपाल के बीच में किस तरह से संबंध जुड़ा हुआ था। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री जब 55-56 के करीब में वो अ, जनता से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बीपी कोइराला, तो भारत की यात्रा पर जब आते हैं तो सबसे पहले वो पटना में ही आते हैं। पटना के बाद वो दिल्ली जाते हैं। तो यह हमारा संबंध था। आज नेपाल के साथ संबंध हवाई सेवा अब नहीं है। और एक बार हम लोग पटना में एक सम्मेलन हुआ 2008-9 के करीब में, नीतीश जी के ही जमाने में। तो नेपाल से हम लोग 42 लोग गए, विभिन्न क्षेत्र के लोग। तो पहले काठमांडू से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर रांची गए, रांची से वो फ्लाइट पटना आई। तो एकदम नजदीक का संबंध हमारा है। लेकिन जाने के लिए हमें कई जगहों से जाना पड़ा। हम लोग बिंब में कहते थे कि कभी पटना के आधार पर, पटना के मानस के आधार पर पटना नेपाल और भारत के संबंध के नई व्याकरण तय करती थी, नई शब्दावली गढ़ने का काम करती थी। और आज दिल्ली हमारी पटना के साथ कैसा संबंध हो वो निर्देशित करती। यह भी दिखाई पड़ता है कि हमारी कनेक्टिविटी कैसी। लेकिन जब से आपके दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, आप देखेंगे कि नेपाल के लोग उसमें अधिक नेपाल के लोगों का ही उसमें यात्रा करते हैं। तो एक नई दिशा आई। स्थल मार्ग से हम कहेंगे तो हमारा बिहार से और नेपाल का 10 ट्रेड ट्रांजिट जुड़ा हुआ है, जिसमें दो तो बहुत महत्वपूर्ण है नेपाल के लिए, वीरगंज रक्सौल और विराटनगर और जोगबनी। नेपाल का जो अब एक और नोटिस की बात है, ब्रिटिश इंडिया ने नेपाल कनेक्टिविटी के लिए नेपाल के बॉर्डर इलाके से जुड़े हुए इलाकों में रेलवे की संजाल बना दी। एक जगह तो सीतामढ़ी से और दरभंगा के बीच में है जगह, लोक जुबान में पुपरी उस जगह का नाम, लेकिन जनकपुर रोड लिखा हुआ है। इससे भी देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया के जमाने से नेपाल के बॉर्डर इलाके से रेलवे कनेक्टिविटी की गई। उससे ये हुआ कि नेपाल में भारतीय रेलवे स्टेशनों के करीब करीब हिस्सों में नई बाजार ग्रुप, कृषि उत्पादन के आधार पर नई बाजार हुआ। और आज नेपाल में तराई के जिलों का अधिकांश जिला का हेडक्वार्टर जो है वो बॉर्डर इलाके में है। और बॉर्डर में ग्रुम हुआ वो बाजार है जो ब्रिटिश इंडिया के जमाने में जब रेलवे उत्तर भारत में बॉर्डर किनारे से शुरू हुई, उस समय का है। तो हम देखेंगे कि बिहार और नेपाल का कैसे नेपाल में कनेक्टिविटी हुई। नेपाल में एक समय ऐसा भी था कि नेपाल के किसी भी जिलों में जाने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों या सुरक्षा के पदाधिकारी हों, उन्हें भारतीय ट्रेन से ही सफर करना होता था। क्योंकि नेपाल में आज से 50 साल पहले तक आंतरिक यातायात का कोई लोक मार्ग नहीं था, बाकी कोई हवाई सेवाएं भी नहीं थी। तो हमें भारत के उत्तर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से जो ट्रेन सेवा है उससे ही लोग एक दूसरे जिला में जाकर अपने कार्यभार संभालते थे। तो हमारी नेपाल के आंतरिक प्रशासनिक संरचना के लिए भी किस तरह से हम बिहार पर निर्भर थे, वह स्थिति था। तो जब रेल मार्ग बनाया गया उसका एक खमियाजा नेपाल को भुगतना पड़ा कि नेपाल जंगलों के लिए जाने जाते। नेपाल का सखुआ का बाजार आपके बिहार के उत्तर बिहार के बाजारों में आज से 20-25 साल पहले तक होता। तो बड़े पैमाने पर रेलवे की पटरी बनाने के लिए की गई। और अभी जो हाईवे बनाया जा रहा है उसके लिए भी बड़ी मात्रा में नेपाल से गिट्टी, छोटे छोटे पत्थर और बालू का कारोबार हो रहा है।
इससे नेपाल के पर्यावरण पर, नेपाल की कृषि पर, नेपाल के पानी संकट पर इसका असर पड़ रहा है। तो हम कहते हैं कि बिहार और नेपाल के बीच में खुला सीमा है, लेकिन आवागमन सहज नहीं है, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी बड़ी बुरी है। आपको बता दूं, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि दोनों तरफ से रोड है, और जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, नो मैंस लैंड, वहां आपके एसएसपी कहती है नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ पर आप रोड कनेक्ट नहीं कर सकते। कई जगह नदियां हैं, वहां पुल की जरूरत है, वहां कई जगह पुल बनी हुई है, कई जगह पुल नहीं बना हुआ है, कई जगह 10 कदम में गड्ढा है, जहां पुल की जरूरत है, यहाँ वहां मरम्मत की जरूरत है, वहां यहाँ पक्की करने की जरूरत है, वो नहीं है। कहने के लिए खुला सीमा है, इस खेत से उस खेत में हम जा सकते हैं, भैंस चराते चराते इधर से हम उधर चले जाते हैं। हम ये कहते हैं नेपाल और भारत के बीच में अगर अगहन में हमें धान की दौनी करना हो, कुछ बरद उधर से लाते हैं, कुछ बरद इधर से लाते हैं। अगर किसी के घर में शादी है तो बिहार के किसी बाजार से जाएगा, वहां शहनाई बजेगा। अगर जाना है, हमें शव यात्रा में जानी है, तो लोग का बसावट इस तरह से है कि दिल्ली से मीरा चंडोक जी आई एक बार तो बीरगंज में, तो बोली कि अरे हमें बॉर्डर ही देखने चलना है। जब मैंने रक्सौल बीरगंज की बॉर्डर दिखाया तो कहीं अरे बॉर्डर कहीं ऐसा होता है, पता ही नहीं चल रहा, इतनी भीड़ थी, इतनी क्राउड था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कब बीरगंज खत्म हो गया नेपाल का हिस्सा, कब बिहार का शुरू हो गया। वो तो देखी थी बग्गा अटारी वाले बॉर्डर अमृतसर लाहौर के बीच की। तो हम इस तरह का हमारा संबंध है, हमारी बसावटें हैं, लेकिन आवागमन सहज नहीं है। हाँ, रेल मार्ग से पिछले समय में नेपाल के काठमांडू से जोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रिक रेल मार्ग की बात अ, पिछले वर्षों में आई है, वो रक्सौल से काठमांडू की होगी, वो भी बिहार से ही जुड़ता है। इसलिए भी बिहार का रेल मार्ग में महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आपको रक्सौल बीरगंज और जोगबनी विराटनगर में भी ड्राईपोर्ट है, और मालवाहक ट्रेन एक दूसरे में क्रॉस करती है। और जयनगर से बिजुलपुरा एक पुरानी रेलवे है, पहले नेपाल और बिहार से जुड़ा हुआ दो रेलवे था, नेपाल गवर्नमेंट रेलवे और नेपाल जनकपुर जयनगर रेलवे। तो रक्सौल और बीरगंज का जो नेपाल गवर्नमेंट रेलवे था, प्राचीन रेलवे, वो तो बंद हो गई है। उसके बदले में एक ट्राईपोर्ट बनी हुई है नेपाल बीरगंज में, जहां रक्सौल से बीरगंज मालवाहक ट्रेन जाती है। दूसरा है जोगबनी से विराटनगर का। अभी जो जहां यात्री चलते हैं वह है जयनगर से नागपुर होते हुए जाने वाली ट्रेन। तो हम स्थल मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के काम हमारा अभी भी अधूरा है, अपूर्ण है और असुरक्षित है। इससे जिस तरह से हमारे और आपके बीच में की पारस्परिकता घनीभूत होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है, और हम किसी और कहानियों में जिंदा है। कार्गो आवाजाही का कंटेनर अगर हम नेपाल के लिए बड़ी अहम पोर्ट है कोलकाता का, तो अगर वहां से कोई भी सामान अगर आता है तो वो आने के लिए बिहार के ही मार्ग से आना पड़ता है। तो बिहार में अगर हड़ताल हो गया, बंद हो गया, कोई तनाव हो गया या कोई डिजास्टर हो गई, तो उसका असर नेपाल की इकोनॉमी में पड़ता है। या यह चीज हमारे लिए नेपाल के आर्थिक पक्ष के लिए भी बिहार हमारे लिए क्या मायने रखता है, वह चीज जानने की जरूरत है। हम पिछले वर्षों में नेपाल में और भारत बिहार के भी लुम्बिनी बोध गया, जब ब्रिटिश से उदय हुए तो उन्होंने लुम्बिनी बोध गया सिस्टर सिटी की कंसेप्ट लाई। तो जनकपुर अयोध्या का है, लेकिन जरूरत है जनकपुर और सीतामढ़ी के बीच में भी सिस्टर सिटी का कंसेप्ट लाया जाए और जोड़कर काम करने की बात। नेपाल के लिए मुजफ्फरपुर से ढलकेबर तक, जनकपुर के आसपास ढलकेबर इलाका है, वहां ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई, उसे एक्सटेंशन का बात चल रहा है। अब भी नेपाल में नेपाल जल विद्युत के लिए या जल स्रोत के लिए जानी जाती है, लेकिन आज का स्थिति यह है कि बिहार के माध्यम से हमें विद्युत आपूर्ति में संकट होता है, तो बिहार हमें आपूर्ति करते हैं। लेकिन कल के दिनों में हमें है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जिस तरह से भारत की परियोजनाएं चल रही है नेपाल में जल विद्युत में, तो कल के दिनों में बिहार के अगर विद्युत की जरूरत हो तो हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। यही मैं कहता हूँ कि बिहार के साथ में हमारा संबंध नेपाल का रोटी बेटी और क्रांति का ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का भी संबंध अगर हो तो हम एक दूसरे को समृद्धि में सहयोगी हो सकते हैं। उसी तरह से बिहार का पूर्वी चंपारण में एक जगह है मोतिहारी, उसका हेडक्वार्टर है। तो वहां से 69 किलोमीटर उत्तर नेपाल में बीरगंज से आगे अमलेगंज तक स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई गई है, और यह नेपाल के लिए इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर हुआ है। उसको एक्सटेंशन कर जनकपुर के इलाकों को लाभान्वित करने के लिए बर्दीवास तक पठाने की बात चल रही है। तो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ मेगा कुछ प्रोजेक्ट है जो बिहार में ही
से ही है। इसलिए भी बिहार हमारे लिए महत्व रखता है। जब हम नेपाल और भारत की बॉर्डर की बात कर रहे होते हैं, तो हमारा जो बॉर्डर था 1816 में, कई नदियां थी, नदियों का बहाव के आधार पर हमारा सीमा का रेखांकन किया गया। तो पश्चिम चंपारण से जुड़ा हुआ इलाका है सुस्ता, वहाँ गंडक नदी है, हम नेपाल में उसको नारायणी नदी कहते हैं। उसके बहाव के आधार पर वहाँ सीमा निर्धारित की गई थी। वह सुस्ता का विवाद दिल्ली और काठमांडू के बीच में हमेशा रहता है, और नेपाल और भारत के सीमा समस्या समाधान में एक जगहों में सुस्ता भी आता है, जो बिहार से जुड़ा हुआ है। जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार का ही लिटरेचर हो या नेपाल का ही लिटरेचर, हमें अनधिकृत व्यापार के बाद, तो ओपन बॉर्डर है, तो अनधिकृत व्यापार का बात करना होगा, जिससे राजस्व में कमी होती है। और यह जो अनधिकृत व्यापार है, वह अनधिकृत व्यापार में जो है हथियार का कारोबार होता है, वन्य जंतु का है, मानव तस्करी है, या मूल्यांतर है उसका है, या संगठित अपराध दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, जो ओपन बॉर्डर है। तो इससे भी हमारी सुरक्षा का व्यवस्थापन में, व टैक्स का व्यवस्थापन में हमें कमी होती रही है। यह चीज हमें दोनों देशों के बीच में सरोकार और संबंध का बात होता है। दूसरा है, बिहार में जब नीतीश जी आए, तो उन्होंने बिहार में पिछले वर्षों में शराबबंदी की बात की। तो जब बिहार में शराबबंदी हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि नेपाल के बॉर्डर इलाकों में दारू इकोनॉमी शुरू हो गया, जहां नो मैंस लैंड है, ठीक उसके नेपाल के दक्षिणी नेपाल में हर जगह भट्टी खुले हुए हैं, मधुशाला खुले हुए हैं, कैसीनो है, नेपाल के छोटे छोटे शहरों में कैसीनो खुले हैं, जहां बिहार के लोगों को टारगेट करके किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से आप देखेंगे, रक्सौल हो या जोगबनी हो या जयनगर हो, बहुत बड़ा ड्रग का मार्केट बन गया है, जिसको नशीले नशीले पदार्थ का, जिससे नेपाल के युवा, खास कर तराई के युवाओं में बड़ी बेचैनी बढ़ गई है, बड़ी तबाही मच गई। तो बिहार, हम कहते हैं कि हमारे अभिन्न संबंध है, हम संबंधों को कई मानक हम बताते हैं, लेकिन बिहार अगर शराब बंद करता है तो हम उसमें सहयोगी नहीं होकर हम उसके प्रमोशन की बात करते हैं। नेपाल के युवा ड्रग में फंस रहे हैं, लेकिन ड्रग का कारोबार इधर है। हालांकि प्रशासनिक लैप्सेस, राजनीतिक लैप्सेस दोनों तरफ है, और जिससे खास करके अल्टीमेटम, अगर यह हमारा संबंध, बिहार और नेपाल का संबंध जो है, वो जन जन का संबंध, जनता द्वारा निर्मित संबंध, राज्य की सीमाएं बदलती रही है, या कोई शासक बदलते रहे, व्यवस्थाएं बदलती रही है, लेकिन हमारा संबंध था और रहेगा। इसमें जनता को आघात पहुंचाने वाली कोई बात होती है, तो उसमें हमें साझी रूप में उठाने की बात है, जो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि पटना में सीमांचल की स्वर कमजोर है। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका की, तमिलों की बात उठती है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ कोई बात, नदी की व्यवस्थापन की बात हो, या सीमा व्यवस्थापन की बात हो, तो पश्चिम बंगाल की सरकार की बात सुनी जाती है। लेकिन बिहार में कभी भी, चाहे पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कभी भी नेपाल से जुड़े हुए मसले नहीं उठाए जाते, हमेशा उसे अंतर्राष्ट्रीय मसला कहा जाता है और वो दिल्ली पर थोप दिया जाता है। यह एक समस्या है। तो सीमा इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन आप सटी देखेंगे कि बहुत सारा भारतीय रुपया नेपाल में डंप है, और नेपाली रुपया भारत में डंप। नेपाल में आजकल नेपाली रुपया बड़े पैमाने पर पकड़े जा रहे हैं, और ले जाने वाले बिहार के लोग होते हैं, क्योंकि कारोबार जुटा हुआ है। लेकिन उसको मुद्रा सटी के लिए कोई ऑर्गेनाइज वे पर कोई संस्थागत काम नहीं है, ना नेपाल के भीतर है, ना बिहार में है। जबकि नाका पर होने चाहिए। जब नाका है, लोगों का सहज आवागमन है, एक दूसरे मुल्क में दोनों के पैसे चलते हैं सीमा क्षेत्र में, तो इसकी सुविधा होनी चाहिए। ये कभी भी मसला नहीं बना, कभी ना मीडिया का विषय बना, ना सोसाइटी की विषय बनी। इसके चलते आपको लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 100 रुपये इंडियन करेंसी का 160 नेपाली होता है। रक्सौल के बाजार में कभी कभी 165 रुपये होता है। अभी के समय में ऐसा हुआ कि 160 के बदले में 155 रुपये ही लेने लगा। तो सीमा के जो बिहार के जो बाजार हैं, उसमें नेपाली रुपया का विनिमय दर घट बढ़ का जो अर्थशास्त्र है, वो बिहार के इकोनॉमी में रुचि रखने वाले लोग नहीं समझते हैं, या समझना नहीं चाहते हैं। ये दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं। इससे तो यहीं का बासिंदा या यहाँ का सिस्टम को ही हैम्पर कर रहा है ना, यह बात होनी चाहिए।
और दूसरी है कि जो खुला बॉर्डर है, तो हम देखते हैं कि अवांछित गतिविधियां, चाहे आतंकवाद का हो या विदेशी नागरिक हो या नेपाल भारत की सुरक्षा में सेंध मारने वाले शक्तियां हो, वो हमारी खुला सीमा का प्रयोग कर कर इधर से उधर चले जाते हैं। और जिस तरह से अभी संगठित अपराध बढ़ा है, जिस तरह से प्रविधियां बढ़ी है, और प्रविधि के कारण से जाली नोट का कारोबार हो या स्मॉल आर्म्स का कारोबार हो या आतंकवाद का हो या अपहरण का हो, एक दूसरे से जुड़े हुए काम हो रहे हैं। इस पर भी जिस तरह से ज्वाइंट काम होना चाहिए, और जब जब हुआ है, नेपाल के बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण हुआ है, तो प्रशासनिक रूप से या राजनीतिक रूप से जब ऊपर से दबाव पड़ा है, दिल्ली से दबाव पहुंचा है या पटना में दबाव पहुंचा है, तो लोग मुक्त हुए हैं, लेकिन बड़ी खर्च किए हुए। जब बिहार के जेल में, खास करके तिहारी से, डुमरा से, जहाँ जेल है बिहार के उत्तरवर्ती इलाकों में, जेल से जब समानांतर सत्ता चलाई जाती है, उसका विक्टिम नेपाल के लोग होते हैं। वहाँ वहाँ त्राही त्राही मचती है। तो हम चाहते हैं कि बिहार में किस तरह का शासन चल रहा है, वह शासन कितना गुड गवर्नेंस दे रहा है, वहाँ हमें अपेक्षा होती है कि बिहार को अपना है और हमें सहयोग करे। वही चीज बिहार के लोगों का भी है। नेपाल में लोग आते हैं, उन्हें प्रशासनिक जानकारी नहीं है, खास करके जो अनपढ़ लोग हैं, जो रोजगारी के लिए आए होते हैं, जिनकी पास आय का संसाधन कम है, वे लोग यहाँ ईट कारखानों में, जहाँ ईटा बनाई जाती है, या अन्य कारखानों में बड़े कम तनख्वाह पर काम कर रहे होते हैं, उनका जॉब सिक्योर नहीं होता है, उन्हें असुरक्षा होती है, या कहीं दुर्घटना हो जाती है, तो जिस तरह से, या शादी विवाह होता है, शादी विवाह तो हालांकि पिछले वर्षों में उसका कमी आई है, वैवाहिक संबंधों में कमी आई है, उसका एक अलग कारण है, कभी उस विषय में बात करें। लेकिन कोई शादी हुआ और उसके सिटीजनशिप नहीं मिला हुआ है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए, या डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तो न्याय दिलाने के लिए अगर नागरिकता नहीं है, सिटीजनशिप नेपाली नागरिकता नहीं है, तो बिहार की बेटी को हम नहीं दिला पाए हो रहे हैं। तो यह जो कठिनाइयां हैं, इस पर हमें मिलकर बात करने की जरूरत है। दूसरा जरूरत है कि नेपाल नदियों का देश है, तो बिहार भी नदियों का, बिहार की अधिकांश नदियां, खासकर उत्तर बिहार की, नेपाल से आती है। तो सबसे 1955 में कोशी तटबंध की बात की गई। कोशी को शोक कहा जाता था, हमारे लिए भी शोक था, बिहार के लिए भी शोक था। लेकिन बाद के दिनों में नदी व्यवस्थापन के लिए तटबंध ले लिया गया। लेकिन पिछले समय में हम ये देखते हैं, चाहे नेपाल से कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक छोटी सी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि बागमती नदी है। बागमती में नेपाल में जब एक्टिव मोनार्क था 90 से पहले, तो भारत एक समृद्ध राज्य है, वो अपनी जनता नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगी, तो बहुत कटान होती थी, बड़ी डिमांड होती थी। तो भारत सरकार चाहे कि नेपाल से कोऑर्डिनेशन कर कर, जहां बागमती पहाड़ से तराई में, समतल में आती है, वहीं से दोनों किनारे में तटबंध कर दिया जाए, जिससे नदी का पानी व्यवस्थापन हो सके। लेकिन नेपाल से कोऑर्डिनेशन नहीं हो सका। नहीं होने से कारण क्या हुआ कि आप सीतामढ़ी के पश्चिमी उत्तरी इलाकों में भारत सरकार बॉर्डर पर तटबंध करा ली। हालांकि वह अवैज्ञानिक था, लेकिन भारत अपने जनता के प्रति सुरक्षित देने के लिए प्रतिबद्ध थी, उसने किया। उसका खामियाजा नेपाल की तरफ लोग जुबान होने लगे, नेपाल पे तबाही होने लगी। बाद में जब डेमोक्रेसी आई है पिछले दशक में, कई नदियों में भारत सरकार के सहयोग से या अन्य सरकारों के सहयोग से, कोई भी नदियां जो बिहार की तरफ जाती है, तो बॉर्डर तक दोनों तरफ तटबंध का काम हुआ है। लेकिन ये तटबंध अपने आप में नदी व्यवस्थापन के लिए, बाढ़ के लिए, कटान के लिए, डुबान के लिए कितना कारगर हो सकता है या त्रासदी हो सकता है, यह एक विमर्श का विषय है। या जहां तटबंध हो जाता है, तो तटबंध से जुड़े हुए इलाकों में पानी का जमाव बढ़ रहा है, जैसे गंडक इलाकों में पड़ा हुआ है, बागमती के किनारों में पड़ा हुआ है। बकिया एक नदी है सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में, वहां तटबंध टूट जाती है और सीतामढ़ी पूरा डुबान हो जाता है। ऐसे हर नदियों की कहानी। तो यह तटबंध के में पॉलिटिशियनों को भी बड़ी सहज हो रही। एक नेपाल में जब भी नेपाल की नदियों की चर्चा आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, या इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री लोग कहते हैं कि, जब भी नेपाल में याद करता हूँ, नीतीश जी से मिला, मैं कहते हैं कि मुझे बाढ़ जब आती है तो मुझे नेपाल याद आता है। जबकि दो महत्वपूर्ण नदी, कोसी और गंडक, उसका व्यवस्थापन जो है बैराज का, वो बिहार सरकार के पास में है। बाकी नदियों में तो बैराज है ही नहीं। तो नेपाल के नदियों के संबंध में
भारत बिहार के सत्ता को पता नहीं है, बिहार के राजनीतिकों को पता नहीं आज नदी की जो सतह है क्यों फैलती जा रही है, नदी क्यों उभार हो रहा है, क्यों बालू की मात्रा बढ़ती जा रही है, क्यों बाढ़ बड़ी चंचला हो गई है। तो यह जो चीजें हैं इसका कारण क्या है। तो नेपाल हिमालय का देश है, हिमालय सबसे करोड़ों वर्ष पुरानी है और लेकिन सबसे उन्नत श्रृंखला है जहाँ हिम आच्छादित रहती है। उसके बाद वाला इलाका है जहाँ मानव बसवास अधिक है, उसको महाभारत श्रृंखला कहते हैं। और सबसे छोटी छोटी इलाका है जो आपको उत्तर बिहार के गांवों से दिखाई पड़ता है, छोटे छोटे पहाड़ जिसको हम चूरे कहते हैं नेपाल में, आपकी तरफ शिवालिक कहा जाता है। चूरे शिवालिक का जो उसका जो भौतिक उसका जो चरित्र है, स्वभाव है, वह है स्खलन होने का। तो उसमें स्लाइड हो रहा है और उसमें बड़े पैमाने पर आपके यहाँ भी माफिया लोग मिलकर दोहन कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें बनानी है और घर बनाना है, कंप्यूटराइज बढ़ता जा रहा है घरों का। गाँव में अब फूस और खपड़े के घर अब कहाँ होते हैं, तो सब जगह कंक्रीट बनाना है, उसके लिए बालू चाहिए। तो दोहन हो रहा है। उस दोहन का परिणाम है कि बिहार से जुड़े हुए यहाँ आती है और नदी का पहले आज से 3 दशक 4 दशक पहले जो नदी का बनावट था, नदी की बाढ़ की जो चरित्र थी, वो बदलती जा रही है। इस पर बात करने की जरूरत है कि तटबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तटबंध हो तो किस तरह से हो, और बॉर्डर इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पड़ोस के जो देश है उसके लिए कितना सहज है, उस पर हमें भी सोचने और समझने की बात है। एक पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना है, जो पार्क है, नेशनल पार्क। ठीक हमारे इलाके में भी परसा वन्य जंतु पार्क है, जो बिहार से जुड़ा हुआ है, और चितवन नेशनल पार्क। ये दो पार्क है। ठीक उसी तरह से नेपाल के हिस्सों में कोसी में बर्ड्स का है, आपके इधर भी है। तो कई नेशनल पार्क हैं और वन्य जंतुओं की तस्करी, पंछियों की तस्करी बढ़ी हुई है। इस पर भी हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। जब नीतीश जी आए तो उन्होंने बुद्ध सर्किट का काम किया, तो रामायण सर्किट भी आजकल बड़ा चर्चा में है, लेकिन रामायण सर्किट में अभी भी बहुत सारे गांव जुटना बाकी है, जोड़ना जरूरी है, इलाकों को जोड़ना जरूरी है। साथ साथ सलेस लोकनायक सलेस या दीना भद्री, जिसके कई उन लोगों का गौरव गाथा से जुड़ा हुआ इलाका नेपाल के हिस्सों में भी है, और बिहार के भी उत्तर बिहार से जुड़ा हुआ, इसका सर्किट की जरूरत है, जैन सर्किट की जरूरत है। मिथिला परिक्रमा अभी अभी फागुन महीने में संपन्न हुआ, जो आज भी सैकड़ों शताब्दियों से आधा ही नेपाल में मनाई जाती है, आधी भारत में परिक्रमा संपन्न होती है। एक परिक्रमा है जो भारत बिहार के हिस्सों से गुजरती है। वह परंपरा, हमारी सीमाएं बदल गई या हम सीमा अलग हो गए, तो सीमा हमें भिन्न ही नहीं करती हैं, सीमा हमें जोड़ती भी। सीमा हमें अस्मिता भी देती है, तो सीमा हमें एक नया अस्तित्व स्वीकार करने के लिए भी बाध्य करती है। तो सीमा को हम कैसे देखें, वह भी एक महत्वपूर्ण है। सीमा के बासिंदों को कैसे देखें, वह भी एक चीज है। तो एक समय था कि हमारे यहाँ के लोग आपके दरभंगा में जाते थे, लहरिया सराय उपचार कराने, या पटना जाते थे, मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज या रामजालू सिंह कॉलेज या मधुबनी पूर्णिया या सीतामढ़ी के गोविंदा कॉलेज हो, इस सब कॉलेज में बिहार नेपाल के विद्यार्थी काफी बड़ी संख्या में पढ़ते थे। आज आपके यहाँ के लोग भी साउथ में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ के भी जा रहे हैं। तो इससे हमारी कनेक्टिविटी घटती है। हेल्थ सर्विस के लिए मैं दिल्ली में आकर बैठा हूँ, कोई दक्षिण भारत में जाते हैं, या आपके सिलीगुड़ी में वेस्ट बंगाल में जाते हैं। तो बिहार में पब्लिक हेल्थ के प्रति नेपाली लोगों का आना जाना था, एजुकेशन में था। तो हो गया किसी जमाने में नेपाल का मैट्रिक का एग्जाम पटना यूनिवर्सिटी, नेपाल का जो 1950 तक मैट्रिक का एग्जाम का व्यवस्थापन पटना से, इस तरह से हमारी एजुकेशन कनेक्टिविटी बनी हुई थी। नेपाल में शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए खास करके दक्षिण नेपाल के हिस्सों में बिहार से आए हुए शिक्षक लोगों ने काफी कंट्रीब्यूशन किया। बिहार से आए हुए उस जमाने के आयुर्वेद के हों या होम्योपैथ के डॉक्टर लोग हों, उन लोगों ने मेडिकल क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और इस तरह से बिहार के साथ हमारी कनेक्टिविटी होती। ब्रिटिश के जमाने से ही आपके यहाँ चीनी मिल था, हमारे यहाँ भी अपने तरीका से जब 19 में डेमोक्रेसी आई उससे पहले गवर्नमेंट का भी चीनी मिल था। बिहार से जुड़े हुए इलाकों में पीरगंज में प्राइवेट चीनी मिलें बन गई आई, लेकिन आज चीनी मिल हमारे यहाँ भी बंद की स्थिति में है, बहुत सारी चीनी मिल आपके यहाँ भी बंद की स्थिति में है। इससे जो पारंपरिक रूप से जो ईख का खेती हो रहा है, उससे ईख का जो इकोनॉमी था
उसका क्या असर हुआ है, उसमें कैसे बिचौलिया तंत्र प्रभावी हो गए हैं, तो एक अलग डिस्कशन की विषय हमारी हो सकती है। हमारी भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिंदी या संथाल हो या थारू हो, यह जो हमारा कनेक्टिविटी का बड़ा उर्वर माध्यम है और पारंपरिक माध्यम है, हम उस पर काम करने की जरूरत है और उस पर अलग अलग बहस की जरूरत है। हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या वर्नाकुलर नॉलेज है, वह हमारी जो भाषाओं में छुपी हुई है, उसे निखारने की जरूरत है और उसे मार्केटिंग की जरूरत है, लगता है। बिहारी अस्मिता, आप क्षमा करेंगे, कुछ एक वर्ष पहले तक दिल्ली में बिहारी अस्मिता को अच्छे हेय भाव से देखा जाता था। ठीक उसी तरह से मधेसी को भी काठमांडू में भैया कहा जाता था। लेकिन यह बॉर्डर फ्रंटियर में रहने वाले लोगों के साथ ही एक एक हमारी एक आइडेंटिटी पिछले वर्षों में बड़ी बोल्ड हुई है, मुखर हुई है, और बिहारी अस्मिता भी अब बाहर भी बिहार का एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। ठीक उसी तरह से मधेश की बात आई है। लेकिन बिहारी और मधेसी अस्मिता के बीच में हम कहाँ कहाँ सेंटर से मार्जिनाइज हैं, और दो सेंटर के बीच के संबंध के निर्धारण में हम फ्रंटियर के लोगों का संबंध कैसे आना चाहिए, वह बात अब जरूरत हो गई है कि इसको पॉलिटिकल लेवल पर भी, एकेडमिक लेवल पर भी, मीडिया लेवल पर भी काम हो। उसी तरह से कोरोना ने हमें सबक सिखाया। नेपाल और भारत के बीच में कई बार अ, दिल्ली सरकार ने नेपाल और भारत का आवागमन को नाकाबंदी किया, और राजनीतिक कारण थे, दो केंद्रों के बीच का संबंध। कोरोना महामारी के समय में पहली बार हुआ कि नेपाल और भारत का संबंध दो राज्यों के सहमति में बंद की गई। लेकिन जब बंद की गई तो वह सीमा क्षेत्र का, या बिहार और नेपाल के जो हिस्से जहां मिलते हैं, उस क्षेत्र की बसावट को नहीं समझ। निश्चित रूप से कोरोना में निश्चित दूरी बहुत है जरूरी थी, लेकिन जहां आंगन में सीमा स्तंभ खड़ा हुआ है, जहां भिन्न करना मुश्किल है कि किधर नेपाल है और किधर बिहार है या भारत है, भिन्न करना मुश्किल है, इस तरह से बसावट है, वहां जिस तरह से सीमा को सील किया गया, तो आप देखेंगे कि नेपाल के लोग बिहार में फंस गए, बिहार के लोग नेपाल के हिस्सों में फंस गए। वहां दिल्ली और काठमांडू को सीमा क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, वो नहीं हुआ। दूसरा, नेपाल में नेपाल की सत्ता में एक सोच हुआ कि मरीज मूवमेंट के बाद में कि सीमा को नियंत्रण किया जाए। तो धीरे धीरे जो सीमा पर कोई निगरानी नहीं करता था या खुला सीमा था, 1816 के बाद में 200 वर्ष हो गई, पूरे दुनिया में इस तरह से एक अमन का, शांति का, सौहार्द का बॉर्डर ये है। हम जहां जिस बॉर्डर से भारत का तनाव है, वहां हम अमन की बात करते हैं, वहां सेलिब्रेट करते हैं। यह जन जन का जुड़ा हुआ संबंध का एक बॉर्डर है, उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। आज सेलिब्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों तरफ की सत्ता जो है नागरिक सीमा को सैनिकरण करने जा रही है। उसमें अपनी अपनी दोनों सत्ता की अपनी अपनी सुरक्षा की व्याख्या है, अपनी अपनी परिभाषा है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नेपाल और भारत की सुरक्षा के लिए यहाँ के जनता का परस्पर संबंध अचूक औषधि है, यह बात मैं कहूंगा। और नागरिक सीमा कहीं कल के दिनों में या खुला सीमा हमारे और आपके लिए दादी माँ और दादाजी का कहानी नहीं बन जाए, इस पर भी सोचने की जरूरत है, हमें लगता है। और इसके लिए नेपाल में जब भी लोकतंत्र की बात हुई है, वहां के अखबार में काफी काम किया है। एक जमाने में जनता अखबार नाम बेनीपुर जी उनके प्रकाशन पटना से निकलती थी। नेपाल में उस जमाने में बड़े महंगे दर पर बेचे गए, बड़ा उनका सम्मान हुआ उनका, क्योंकि नेपाल के बड़ी, जब नेपाल में अखबार नहीं था या एक ही अखबार थी सरकार की, तो निजी क्षेत्र का बिहार का अखबार बहुत नेपाल में काम किया। नेपाल में साहित्यिक संचार करने में भी सीमा क्षेत्र के जो शहरों से अखबार निकलती थी या मैगजीनें निकलती थी, उसका कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन पिछले समय में खासकर तो बड़े संकोच के साथ, लेकिन बड़े ये रखना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप बात कर रहे हैं तो बड़ी आत्मीयता पूर्वक बात कर रहे हैं, इसमें एक दूसरे की पोजीशन लेने की बात नहीं है। हम तटस्थ होकर अपनी बात रखते हैं और रेणु की कसम खा करते हैं कि पिछले समय में हिंदी अखबार की स्तर काफी घट गई। हम जो है समाचार की का खिचड़ी पकाते हैं, हम सही सूचना नहीं देते हैं। हम बड़े आशंका और अनुमान के बाद के आधार पर हम अखबार में समाचार दे रहे होते हैं, जिससे नेपाल के बारे में सही सूचना आपको मिलता नहीं। तो सूचना के आधार पर जब नहीं होगा, सूचना के सही रास्ते बंद हो जाएंगे, तो यही चीज 3 दशक 4 दशक पहले आप देखेंगे
बिहार के अखबारों में नेपाल का पृष्ठ होता था, नेपाल के लोग लिखते थे, समाचारें आती थी। अब नेपाल के बारे में नहीं होता है, बड़े उड़नती बातें होती है, अफवाह की बात होती है, आशंका की बात होती है। विभिन्न सीमा क्षेत्र में रहने वाले सुरक्षा पदाधिकारियों की अपनी अपनी रुचि और महत्वाकांक्षा की बातें होती है, जिससे आम लोग जो है सही सूचना नहीं पा रहे होते। एक तरफ हमारे यहाँ पर्यावरण की संकट बढ़ गई है, गांव खाली हो रहा है। आपके यहाँ भी गांव में ताले लग रहे हैं, धीरे धीरे लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शहर में जिस तरह से उन्हें सपोर्ट मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो कैसे हम गाँव को बचावें, कैसे गाँव की इकोनॉमी और परंपराएं को बचावें, क्योंकि हमारी अगर संस्कृति है, बिहार की संस्कृति को हम हजारों वर्ष से गौरव करते हैं, तो गाँव में टिकी हुई है। निर्वाहमुखी अर्थतंत्र का अभाव होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, पलायन हो गए हैं लोग। जिस तरह से दक्षिण नेपाल से लोग बाहर जा रहे हैं, आपके बिहार से भी लोग बाहर जा रहे हैं। इन चीजों पर काम हो, मिट्टी का जो बालुआकरण है उस पर हो, जल संकट पर हो। जैसे आपको, मुझे लगता है नीतीश जी के ही समय में, मैं आपके लालू प्रसाद जी, जीतन राम मांझी जी या नीतीश जी, लोगों से भी कई बार मुझे मिलने का अवसर मिला, या जगन्नाथ मिश्र जी से। इन सभी लोगों को मैं बॉर्डर इलाके के समस्याओं के बारे में मैं अवगत कराते रहा हूँ। अब देखिए, आपके यहाँ नलकूप योजना चला हुआ है। 2-3 वर्ष पहले दरभंगा में पानी की संकट हो गई, सीतामढ़ी में हो गया, विभिन्न शहरों में हो गई पानी की समस्या। मैं चूल्हे शिवालिक के बारे में कह रहा था। चूल्हे शिवालिक को अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो दिखाई पड़ेगा, वो जो है वाटर का रिजर्वायर है, पानी का जल भंडारण है पूरे गंगेटिक प्लेन में। और पानी का जो भंडारण है वो वहीं पर प्राकृतिक रूप में। अब नेपाल तो का हिस्सा तो ऊंचा है क्योंकि उत्तर इलाका में है, और पूरे गंगेटिक प्लेन तो हिमालय का ही समतल मैदान है। तो आप समतल मैदान में बड़े बड़े बोरिंग लगा रहे हैं, उसकी अपनी इकोनॉमी है, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन जब पानी का संकट ऊपर ही हो रहा है तो नीचे पानी आप खींच रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जल की संकट हो। पहले आपको 50 फीट पर पानी आता था जनकपुर में, पहले 50 फीट 100 फीट पर पानी आता था। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राममणि यादव जी चूरे शिवालिक की संरक्षण की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पहले हमारे गांव में 50 फीट 100 फीट पर पानी आता था, आज जनकपुर में 250, 300, 400 में पानी आता है। पानी का भूतल नीचे जा रहा है। यह संकट हम और आपको, अर्थात कि बिहार और नेपाल के लोगों को मिलकर करना होगा, और दिल्ली और काठमांडू को बचाना होगा। आज खेती में जो विषादी का प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जा रहा है, आप देखेंगे कि कैसे कैंसर के रोगी दिल्ली में चक्कर काट रहे हैं, या अन्य जगहों में जा रहे हैं, या नेपाल के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं। कैसे इस तरह से संक्रमित नहीं होने वाले रोगों का शिकार लोग हो रहा है, उस पर हम बहस नहीं कर पा रहे। हृदयाघात बढ़ी है, रक्तचाप बढ़ा है, कैंसर बढ़ा है। इन रोगों का कारण क्या है? या कालाजार हुआ है, तो यह जो, या पोलियो है, तो जो हम पोलियो मुक्त कर दिए, हमने कालाजार पर नियंत्रण कर लिया, एक तरफ करने से नहीं होगा। हमारी बनावट, बसावट इस तरह से है, क्योंकि हमारा कोई बहुत बड़ी समुद्र या कोई बहुत बड़ा पहाड़ हमारी भूगोल को विभाजित नहीं करती है। हम जुड़े हुए हैं। यह जो सीमा रेखा है वो एक कागजी सीमा रेखा है। निश्चित रूप से दो सार्वभौमता प्रदान करती है, हमारा दो अस्तित्व है, हमारी दो नागरिकता है, लेकिन हमारा व्यवस्थापन जो है जुड़ा हुआ है। आज बिहार का गांव हो या नेपाल के हिस्से में, गांव बूढ़े लोगों का, बुजुर्गों का आश्रय स्थल हो गया। उनका रख रखाव, पहले हमारे समाज में वृद्धाश्रम बननी चाहिए, ये बात लोग सोच भी नहीं सकता। आज गांव खाली हो गया है, बूढ़े बुजुर्गों लोगों की रख रखाव की बात होती है। आज शादी विवाह में एकल महिलाओं की स्थिति बढ़ गई है। तो इन लोगों का व्यवस्थापन के बारे में भी हमें बात करने की जरूरत है। इन विषयों पर विमर्श की जरूरत है। और हमारा संवाद में ह्रास हुआ है। जब हमारा संबंध था, वैवाहिक संबंध होता था, तो हमारे फूफा जी आते थे, मामा जी आते थे, तो बातचीत होती थी कि आपके पंचायत में क्या हो रहा है, हरिजन क्षेत्र से कौन जीते हैं, अल्पसंख्यकों का क्या स्थिति है, भाषा पर क्या काम हो रहा है, खेती गृहस्थी क्या थी, एक दूसरे से लोग बातचीत करते। पहले बातचीत का शुरुआत ही खेती से होता था, बाढ़ से होता था, पठान से होता था, सूखा से होता था। आज प्रारंभिक चीज है, कृषि की प्रारंभिक चीज है बीज। बीज पर मालिकाना हक था, ऑनरशिप थी वहां के किसानों की। आज वो कोलैप्स हो गई, आज मल्टीनेशनल कंपनी ले ली है। आज हमारे यहाँ भी खेती करने के लिए आपके मार्केट में हमें डिपेंडेंट होना पड़ा है। कभी हम समाचार लिखते हैं कि मक्का की खेती हुई, लेकिन उसमें दाना ही। पहले हमारे यहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज था कि किस खेत में किस तरह की बाली लगाएंगे, जहाँ पानी जमता है वहां कैसे होगा।
जहाँ पानी कम जमता है वहां कैसे होगा, जहाँ बाढ़ आती है वहां कैसे होगा। यह हमारे एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक में जानकारी आती थी। लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनके पास ज्ञान था। आज वो चीज लुप्त होता जा रहा है, वह जानकारियां हमारे पास नहीं है। हमारे पास कुएं थे, पोखरी था, नदी थी, नदी और समाज का, कुआं और समाज का, पोखरी और समाज का, समुदाय का संबंध था। वह संबंध के बीच में बाजार आ गए। आज इस यह बाजार जो आ गया है, इससे हमारा पशुपालन, हमारा और प्रकृति के साथ जो संबंध है उसमें गैप आ गई। इन यह जो संकट है, इन संकटों में हमारे पास, हमारे पूर्वजों में के पास ज्ञान था। उस ज्ञान को अभी के संकटों से जोड़ने की जरूरत है, मॉडरेट करने की जरूरत है। कई जगहों में टेक्नोलॉजी की लाने की जरूरत है। जैसे हमारे पास जो ऑक्यूपेशनल जो पारंपरिक रूप से जो व्यवसाय था, जैसे दाढ़ी काटने का काम, ठीक है, कोई भी जात के लोग कर सकते, लेकिन अब हम उसे सैलून बना देंगे तो उसका मार्केट है। पहले कोई खास जाति के लोग करते थे, लेकिन अब तो उसकी जरूरत तो है ना। सेल या लॉन्ड्री है, उसका काम तो आखिर है ना। तो जो पारंपरिक रूप से जो व्यवसाय है, या होटल व्यवस्थापन है, खाना का है, या नए नए उद्यम का काम है। मुझे याद है कि हम लोग यहाँ, मेरी माँ या मेरे घर में या मेरे गांव में चरखा चलता था, मैं देखते थे बचपन में। और सीतामढ़ी से चरखा आता था, उसके लिए सूत बेचे जाते थे, उससे घर का कपड़ा का, गाड़ी का कपड़ा या अन्य आता था। तो इस तरह से ग्रामीण अर्थतंत्र की अपनी एक सिस्टम बनी हुई थी हमारे और आपका। बैल बाजार लगता था सीतामढ़ी में, रीगा में, या अन्य जगहों में बैल बाजार, जहाँ हम मवेशी का करते थे। अब तो आवागमन ही असहज हो गया। इस तरह की पशुपालन हो ही नहीं रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसमें बड़े बड़े तस्कर काम कर रहे हैं। आम आदमी अपनी शादी विवाह के लिए आपके पड़ोस के बाजार से नहीं ले जा सकता है, लेकिन तस्करों की बड़ी बड़ी ट्रैफिक। मैं आपको बताऊं, पहली कोरोना की लहर के समय में, होली के समय में गांव गया था और वहीं रहा। मैं 4 महीना रहा। मेरे गांव में बड़ी पक्की सड़क है, बड़ी बढ़िया है, बॉर्डर पर जुड़ा हुआ गाँव है। रात भर गाड़ियां चलती। आम आदमी के लिए आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से काम कर कर नेपाल लौटना चाहते हैं, आप रोक देगी आपकी सुरक्षा। लेकिन तस्करों की गाड़ियां चल। तो एक नया एक तंत्र पैदा हुआ है मूल्यांतर का, और नई इकोनॉमी आई है। वही लोग सोसाइटी को डिक्टेट कर रहे हैं, वही मीडिया को डिक्टेट कर रहे हैं, वही सिविल सोसाइटी को कर रहे हैं। तो इजी मनी अर्जन किए हैं, उनको ही सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, उन्हें ही समाज में अच्छापन का एक मानक माना जा रहा है। वही राजनीति में नैरेटिव बिल्डअप कर, उनके अनुकूल का काम हो रहा है। हम सोसाइटी से में जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें हमारी समाज और हमारे संबंधों के बारे में नहीं पढ़ाई जाती। नेपाल के किताबों में बिहार का क्या संबंध है, भारत का क्या संबंध है। भारत के, मैंने देखा कि 12वीं कक्षा में नेपाल के लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई जाती है, लेकिन बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, बिहार के साथ नेपाल का क्या संबंध है, किन किन मसलों है, यह बात हमारे बिहार के विद्यार्थियों को पढ़ने का नहीं मिलता है। अगर बात हो तो यह विमर्श जो मैं अभी कर रहा हूँ तो जरूरत ही नहीं होती। बहुत सारे बात शिक्षक, उस बहाने भी शिक्षक पढ़ते, शिक्षक जानने की कोशिश करते, नेपाल के लोगों से समन्वय करते कि अरे मेरे पाठ्यक्रम में तो पर्यावरण संकट की बात है, नेपाल के साथ जुड़ा हुआ, उसे क्या करना है, जल प्रबंधन पर क्या करना है, खेती प्रणाली में क्या चेंजिंग आई है उस पर क्या करना है, नई उद्यमशीलता कैसे विकास किया जाए, या गैर सरकारी संस्थाएं किस तरह से सामाजिक रूपांतरण में काम कर रही है, किस तरह से जातिगत श्रेष्ठता का क्रम भंग हो रहा है, क्रॉस कास्ट मैरिज, क्रॉस रिलेशन मैरिज हो रही है, इससे समाज में क्या बदलाव या क्या तनाव आए हुए हैं, कई कैसे फेस्टिवल एक नई तनाव का, एक फियर का माहौल बन जाता है, कैसे समाज में उतावलेपन आए हैं, लोगों में एंग्री का सोच कैसे बढ़ा है, उसका रूट कारण क्या है। प्रविधि तो आई है, प्रविधि ने हमारे सोच और मानस को कैसे बदला है। यह जो चीज है वो सिर्फ एक ही तरफ करने से नहीं होगा। समाज में सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया बदला है। और एक हम प्रेमचंद को पढ़ते थे, हम रामचंद्र, हम राम वृक्ष बेनीपुरी को, हम दिनकर को, हम विद्यापति को, हम गोनू झा की कथा पढ़ते हैं, हम लोक देवताओं की, लोक नायकों की कथा पढ़ते हैं, उनके गीत पढ़ते हैं, उसमें हम अपने संघर्षों को देखते थे, अपनी पीड़ाओं को देखते थे, राम की वल्लभ शास्त्री को सुनते थे। आज वो चीज एक दूसरे को देने की जरूरत है। लेकिन कुछ चीज है जो मुझे लगता है, जो मुझे कहना है कि दोनों तरफ, मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ, बिहार के पॉलिटिशियनों से भी कहता रहा हूँ, जब भी मंच मिला है मैं मंच पर कहता रहा हूँ, और ये चीज
नेपाल से जुड़े हुए जो भारतीय राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो या वेस्ट बंगाल हो, मैं ममता जी से भी जाकर कहा था, अपने योगी जी से भी, या उससे पहले अखिलेश जी, उन लोगों से भी मैं कहता कि बॉर्डर बिहार का बात करता हूँ तो बिहार से जुड़े हुए जो नेपाल के हिस्से हैं, हर जगह पंचायत पंचायत में हमेशा पिछले वर्षों में आकर नियमित चुनाव हो रही, महिलाओं की उपस्थिति हुई है, वहां पर भागीदारी बढ़ी है। तो हमारे यहाँ भी पंचायत है, वहाँ नेपाल के संविधान में ही अधिक अधिकार है। तो दोनों के बीच में बहुत समसामयिक समस्या है जिसे हम मैनेज कर सकते हैं। पेशागत संगठन सब है दोनों तरफ, समकक्षी जो प्रशासन है एक है, दोनों तरफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, एसपी का, काउंटर पार्ट का अपना है कनेक्टिविटी। लेकिन जब ट्राइमाम होता है तब वो लोग हॉटलाइन बात करते हैं। बहुत सारे मसले हैं जो काउंटर पार्ट बात कर सकता है, या बॉर्डर का थाना है और इधर का थाना के बीच में अगर आत्मीय संबंध हो, बहुत चीजों को मैनेज किया जाता है। यह जरूरत है कि एक दूसरे को अपनी नजरिया बताने का और नजरिया में सामंजस्य स्थापित करने का और संविधान बोलने का। मीडिया को भी नेपाल में मैं कैसे एक गॉसिप नेपाल में ढूंढ लावे और बिहार के अखबारों में मुख्य पन्ने में छपने से अधिक जनता से जुड़ा हुआ मसला क्या है। हालांकि वहाँ की मीडिया के ट्रेजिडी के पीछे की अपनी कहानी, खास करके नागरिक समाज बहुत कमजोर हो गया है। कुछ काम हो रहे हैं। एक जमाने में बिहार में मैं तो पटना रिपब्लिक कहता हूँ। पटना वो शहर है जहाँ आपको मॉरिशस के भी राष्ट्रपति के वहाँ प्रथम राष्ट्रपति के प्रतिमा लगी हुई है। दुनिया में बहुत हिस्सों में, खासकर दक्षिण एशिया में कहीं भी लोकतंत्र या जमहूरियत की संघर्ष होती थी, पटना में घुसता था। मैं बिहार के कई हिस्सों में, अभी महेंद्र नारायण कर्ण गुजर गए बिहार से, और नेपाल के भी अच्छे मित्र थे, नेपाल को अच्छी तरह जानते थे। वह एक परंपरा थी, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मुझे प्रदीप जी से बड़ी खुशी हुई तो उस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पूर्वजों ने एक नई विरासत छोड़ी, एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ी थी हमारे कंधों पर, इसलिए हम एक कांवर लें, कंधे पर कांवर लें, और उस कांवर में हमारा प्रेम और सद्भाव तो वही, लेकिन हम सत्ता द्वारा जो निर्मित कथ्य है उसको हम तर्क और तथ्य के आधार पर सोचें और जनता को केंद्र में रखें। जनता न बिहारी होती है, न जनता मधेसी होती है, जनता न भारतीय होती है, न जनता नेपाली होती है। यह वसुधैव कुटुंबकम का धरती। तो हम जनता का बेहतरी कैसे हो, इस पर हम बातचीत करें। निश्चित रूप से राज्य के साथ नहीं होगा, हमारे जो नागरिकता है, कई मसले हैं जो आज के समय में आर्थिक राज्य ही उसे संपादित करेगी। लेकिन हम मसले को समझेंगे तो हम उसको संयुक्त रूप से आगे रख सकते हैं। अध्ययन की बहुत सारी विषय हैं जो नेपाल और बिहार से जुड़ता है। मैंने अपनी बातों को कहने का बहुत सारा बात है। मुझे लगता है मैं कुछ बात आप लोगों के समक्ष में निवेदित करने का कोशिश किया है। आपसे मिलने के कई बहाने हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ यहाँ की बात, कुछ वहाँ की बात सरस्वती रखा है एक पत्रकार के रूप में। कभी कभी जब हम लोग फिर से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे तो एक एक मसले पर हम लोग बात करेंगे, बड़ी विस्तृत बात करेंगे, और हम एक दूसरे के अनुभव को साझेदारी करेंगे और एक साझा सोच बनाएंगे। कहीं न कहीं दिल्ली और काठमांडू को स्पंदित करेगी और हमारी समाज को बेहतर बनाने, सुरक्षित, शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए काम आएगी, जिसकी लगता है। धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही रोचक वार्ता रही। और सचमुच नेपाल के इतना पास होते हुए भी हमारे चिंतन के क्षितिज पर नेपाल कम रहता है, इसका दुख हमें बढ़ गया है। हम महसूस करते हैं कि इस संबंध को और काफी प्रगाढ़ करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आपने न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि कई सवालों का जवाब भी दिया। अब ये फोरम खुला है सवालों के लिए। आप एक एक करके जो भी चाहें बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं श्रीश चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ हैं, कि वो अपनी कुछ टिप्पणी दें और यदि कुछ सवाल जो इससे उपजे हैं उनको यदि उनको एड्रेस कर सके, उनके बारे में कुछ हाँ बोल ठीक सके। है प्रदीप बाबू। प्रोफेसर श्रीश चौधरी। वैसे सबसे बूढ़े लोगों को सबसे अंत में बोलना चाहिए ताकि आखिरी बात उनकी ही रहे। लेकिन चंद्रकिशोर जी ने जितना भी कहा है उसमें ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जिसमें हम लोग सहमत नहीं, मतलब उन्होंने कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है।
सिवाय कि वाह बहुत अच्छा बोले। और जितनी भी बातें कही हैं यह सच है। मैं अक्सर पढ़ाते हुए जब मैं मद्रास में नौकरी करता था तो विद्यार्थियों को पूछता था कि भाई ठीक है, तुम अमेरिका के बारे में इतना जानते हो, नेपाल के 4 शहर का नाम बता दो, नेपाल के 50 वर्ष का इतिहास पीछे का बता दो। तो हमारे यहाँ भी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि वह बिहार के बारे में भी नहीं जानते हैं। अभी मैं गांव में एक लड़के को मैं पढ़ाता हूँ तो पूछ रहा था कि इंडिया सुना है? तो उसने कहा "हाँ, सुना है"। कहाँ होता है, कहाँ है, कहाँ सुना है? तो उसने कहा कि क्रिकेट में होता है। तो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, चंद्रकिशोर जी ने बहुत अच्छा कहा। पहले बिहार के विश्वविद्यालय नेपाल के ही विश्वविद्यालय थे, बिहार के अस्पताल नेपाल के भी अस्पताल थे। मुझे डीएमसीएच में बचपन से रहने का सौभाग्य या दुर्भाग्य रहा है। नेपाल के लोग आते थे, वहाँ इलाज हो जाता था, कुछ भी पैसे वैसे नहीं लगते थे, मार पिटाई भेदभाव, ऐसा लगता था कि ठीक है वहाँ राजा है, यहाँ पर वोट से है, लेकिन और कोई फर्क है नहीं। लेकिन इधर जो भारत और नेपाल के संबंध में जितनी घनिष्ठता थी उसमें कमी आई, वो लोगों की वजह से नहीं आई। वो जैसा चंद्रकिशोर जी ने ठीक कहा, दिल्ली में बैठे लोगों को जो वास्तविक इसकी राजनैतिक और भौगोलिक स्थिति है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको वो ठीक से समझ नहीं पाते। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब राजा पर दबाव दिया गया कि आप एक नाम के राजा रह जाइए, पंचायत को भी और ज्यादा स्वायत्तता दीजिए, और राजा की समाप्ति की शुरुआत की, तो उस वक्त 4 महीनों के लिए जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए थे और उनके राजदूत एस एन सिन्हा थे, एस एन सिन्हा स्वयं दुखी प्राणी थे। वो दुखी प्राणी इसलिए थे कि वो जनरल नहीं हो पाए। वो जनरल इसलिए नहीं हो पाए कि वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में फौज में होते हुए भी उन्होंने सहानुभूति प्रकट की थी। उनको तो सैक कर दिया जाना चाहिए था फौज के अनुशासन के अनुसार, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वह उनको जब सुपरसीड किया गया तो वह रिजाइन करके हट गए और चंद्रशेखर जी के प्यारे हुए। चंद्रशेखर जी ने उनको काठमांडू में डाल दिया और इन लोगों ने राजा की कलाई मरोड़ी, बिना इतिहास और भूगोल की ओर देखे हुए कि नेपाल असुरक्षित रहा तो कोई नहीं बचा सकता है। भारत की सुरक्षा की गारंटी नेपाल और अफगानिस्तान पर निर्भर करती है, और दोनों को दुर्बल भारत ने जानबूझकर किया है। अफगानिस्तान को तोड़ा है इंदिरा गांधी ने और नेपाल को तोड़ा है चंद्रशेखर जी ने, अकेले। बिल्कुल, इसमें कोई उस वक्त तक चीन कहाँ था। इसलिए आज जो भी स्थिति है, राजनीतिक जो दूरी दिखाई देती है, वह भारत का क्रिएट किया हुआ है। इसको हम लोगों ने प्रयास पूर्वक इसका निर्माण किया है। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक कीमत तो हमने काबुल में चुकाई, जब वाजपेयी जी जैसा बोलने वाला आदमी, वो वाजपेयी जी के बारे में मुझको जरा भी आदर नहीं है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर था, जितनी दूर पर मतलब मैं छू लेने की दूरी पर वाजपेयी जी के पास बैठा हुआ था जब 72 में उन्होंने कहा था कि एक दिन के लिए मेरी सरकार बनी तो मैं पाकिस्तान के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स को खत्म कर दूंगा। और वही वाजपेयी जी हवाई जहाज में जो टेररिस्ट का सरगना था उसको बैठाकर उन्होंने काबुल भिजवाया और बाकी लोगों को बचाया। फौज तैयार थी, फौज ने कहा था, इसका डिलीवरेट अकाउंट, डिटेल्ड अकाउंट है। फौज ने कहा था कि आप अगर हमें इजाजत दीजिए तो काबुल को उड़ा देंगे। उनको सिर्फ इतना कहना था काबुल में प्रधानमंत्री को कि हमारे एक आदमी को क्षति होती है तो तुम्हारा नक्शा से नाम मिट जाएगा। हमारे पास उतनी ताकत थी, लेकिन राजनीतिक दुर्बलता की वजह से हमने वह नहीं होने दिया। तो पिछले इंदिरा गांधी के टाइम से लेकर अभी तक जो एडवाइजर्स हुए हैं, जो प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी रेटरिक जो भी रही हो, उनकी धरातल की समझ बहुत ही भयानक रूप से कमजोर है। इसमें कोई दो राय नहीं। बची बात लोगों की, लोगों की दूरी को चीन या भारत अभी दूर नहीं कर पाएगा, असंभव है। इसका कारण है कि नेपाल और भारत दो राज्य, दो नेपाल और बिहार, क्या नेपाल और भारत दो देश नहीं है। इनको भूगोल ने और संस्कृति ने कुछ इस प्रकार से बांध रखा है
कि अभी जब ब्लॉकेड हुआ नेपाल में, इन लोगों ने यहाँ पर ट्रक व्रक जाने से रोका, मधेश के आंदोलन ने, तो आपने शायद चीन से कुछ मंगाने की कोशिश की। तो आवश्यक वस्तुएं जितनी भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान भले ही हांगकांग से और शंघाई से आ रहा हो, लेकिन दवाएं, नमक, तेल, पेट्रोल वहां से नहीं जाएगा तो नेपाल में एफोर्डेबल नहीं रहेगा। उसी तरह से नेपाल सुरक्षित नहीं रहा तो हम सांस्कृतिक, हमारी शादी ब्याह, हमारे यहाँ नौकरी, इंग्लिश टीचर भी यहीं से जाता है नेपाल में, हमारे यहाँ के लोग पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते हैं। नदियों की बात करते हैं लोग, तो नेपाल तो हमेशा से ऊपर ही रहा है, नेपाल ऊपर ही रहेगा, नदियां वहां से नीचे ही आएंगी। बांध बना देना उसका हल नहीं है। उसका हल है कि आप उसको बहने दें। बाढ़ की जितनी समस्या बिहार में हो गई है वो नेपाल की वजह से नहीं हुई है, वह हुई है उत्तर प्रदेश में, जब उन्होंने टेहरी पर बांध बांध दिया, गंगा के बहने की ताकत कम हो गई लेकिन मल की मात्रा बढ़ गई, और फड़क्का में उसको जाने से रोक दिया। तो नदी को आप बहने नहीं दीजिएगा तो बाढ़ का पानी जाएगा कहाँ? यहीं जाएगा। उसको आप कुछ नहीं कर सकते। उसका एक ही इलाज है कि इसको खोले। हाँ, दूसरी बात कर सकते हैं, नेपाल में जो बागमती के किनारे या नदियों के किनारे चर्म उद्योग खड़े हो गए, नदियों का सत्यानाश हो रहा है। अभी पॉल्यूशन और घटते जलस्तर की बात आपने कही, बिल्कुल ही ठीक कहा है, एकदम ठीक कहा है। इसमें नेपाल का भी दोष है। ओवर टैपिंग, पानी को रोककर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाना। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक उतना ही पुराना टेक्नोलॉजी है जितनी पुरानी बैलगाड़ी है। अब सोलर पावर का, एटॉमिक पावर का जमाना है, सस्ते में पावर चाहिए। हमें इस दिशा में जाना ही जाना है। हम जब तक भी चाहे आर्टिफिशियल ये आंख मूंद कर प्रिटेंड कर सकते हैं कि अरे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, हम चला रहे हैं, ये चलने वाला, ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है ही नहीं। कैसे बदलेगा? तो जैसा चंद्रकिशोर जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा चंद्रकिशोर जी ने, मैं सिवाय आपकी तारीफ करने का और कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। वैसे सेमिनार में मजा नहीं आता है जहां बोलने वाले की खिंचाई ना हो। तो जैसा आपने कहा है, लोगों को इस विषय में पहल करनी होगी। दुर्भाग्य ऐसा रहा है जी कि पिछले 25-30 वर्षों में भारत की राजनीति में बिहार की आवाज का कोई महत्व ही नहीं रह गया। बिहार से कोई बड़ा मंत्री भी नहीं होता है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बिहार का कोई नहीं है। सिर्फ वोट देना बिहार के बस में है। बल्कि इतनी इतनी मतलब ये असंवेदनशीलता आई कि बिहार के साथ उन्होंने बीमारू नाम जोड़ दिया। मैंने एक दिन चिदम्बरम को पूछा था मद्रास में कि अगर बिहार से अनाज नहीं जाएगा, दाल नहीं जाएगी, सब्जी नहीं जाएगी, तो आप खाएंगे क्या दिल्ली में? बीमारू राज्य तो दिल्ली का नाम होना चाहिए, जो देश की औसत अनुपात से 1/3 से ज्यादा, 2/3 के लगभग ज्यादा वो पानी, बिजली सब कुछ खर्चा कर लेते हैं। उत्पादन कुछ नहीं है जी दिल्ली में, अपना उत्पादन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि बिहार के लोगों की अभी कोई वहां पर कुछ नहीं है। यह बदलेगा। यह एक इतिहास कहता है कि कोई भी दुर्बलता, कोई भी अन्याय, अत्याचार अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है। बदलेगा तो अवश्य। अब बदलेगा तभी जब दोनों ओर के लोग साथ होंगे। एक ऐसा नया प्रदेश बनेगा, दक्षिण एशिया में ऐसा देश बनेगा जहां सीमाएं उतनी ही पोरस होंगी जितनी पोरस अभी बिहार उत्तर प्रदेश में है। बाकी हम जो भी कर रहे हैं वो संकीर्ण मानसिकता से। बिहार में शराबबंदी का आंदोलन सफल कैसे होगा जब नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल सभी ओर शराब की नदी बह रही है? असंभव है। आप टापू बनाकर नहीं जी सकते। तो या तो सभी ओर हो या कहीं नहीं हो। इस तरह की चीजें बदलेंगी। लेकिन चंद्रकिशोर जी ने जो मेरी राय में मुख्य बात इस पर ध्यान दिया है कि हम लोग नेपाल के बारे में कितना जानते हैं। बगल में काठमांडू पशुपतिनाथ नहीं जाते हैं और वैष्णो देवी, बैद्यनाथ, केदारनाथ के लिए लाइन लगाए हुए हैं। यह बदलनी चाहिए, यह हमारे हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चंद्रकिशोर जी अखबारों के बारे में कुछ नहीं कहा। हम लोग पहले जाते थे, मैं काठमांडू जाता रहा हूँ और नेपाल जाता रहा हूँ जब मैं विद्यार्थी था। मेरे साथ एक दुखद चैप्टर भी है नेपाल से जुड़ा हुआ। वह कभी
प्राइवेट में बात करूंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अखबारों में क्या था कि राजा का सेंसरशिप था। हम लोग ऐसा मानते थे कि राजा के विरुद्ध वहां के अखबार कुछ नहीं लिख सकते हैं। शायद अब स्थिति बदली होगी। चंद्र प्रकाश जी इस पर प्रकाश देना भूल गए, चंद्रकिशोर जी इस पर प्रकाश देना भूल गए। बाकी मैं आपको बहुत बहुत प्रदीप बाबू धन्यवाद देता हूँ कि आपने इनको आमंत्रित किया। और सचमुच मैं इस बात को स्वीकार करते हुए अपराधी अनुभव करता हूँ कि हम लोग कितना कम जानते हैं। मुझे यह भी नहीं पता था कि सीतामढ़ी के पास जो नेपाल है उस जिले का नाम क्या है, जबकि ये ट्रंप किस चार्ज में अमेरिका से जेल जाने वाले हैं, कितना पैसा कहाँ खा लिया, किस लड़की को उन्होंने कितने पैसे दिए। अखबार से हम लोग इस तरह से, हमारी मानसिकता उसमें कैद हो गई है कि हम अपने आसपास जानते ही नहीं। बड़ा अच्छा एक लेख है, उसकी चर्चा कर दूं। ये लेख अमेरिका के ही एक चिंतक की है, वो भी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, डिस्टेंट नेबर। सर आप बस आखिरी, जी वो हम डिस्टेंट नेबर हो गए हैं, हम नजदीक आए। थैंक यू, मैंने बहुत टाइम ले लिया, माफ कीजिएगा। धन्यवाद। मनीन जी यहाँ हैं। मनीन जी हमारे बीच में एक स्थापित राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं, यदि कुछ टिप्पणी देना चाहें। थैंक यू प्रदीप जी। बहुत ही विस्तृत चर्चा रही और कई मुद्दों पर विचार आए। एक जो अभी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत एक नया प्रोविजन बना है कि जो जिस स्टेट से कोई इंटरनेशनल बॉर्डर सट रहा है तो उसके आसपास के स्टेट्स को वो ऑर्गेनाइज करके कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं। ये मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर ने बताया कि इस तरह का कोई प्रोविजन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है, जिसके हिसाब से हम लोग बिहार और नेपाल के बीच में सीधे संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। ये बहुत सारे काम हम लोग साथ मिलकर कर सकते हैं। तो एक तो हम जानना चाहेंगे ऐसा कोई इनिशिएटिव के बारे में इनको पता है कि नहीं, यदि है तो उस पर कोई एक्शन हुआ है कि नहीं, यदि नहीं हुआ है तो क्या इस पे एक्सप्लोर करके, जैसा मुझे इस पूरी बातचीत में लग रहा है कि इनका आग्रह है कि पीपल टू पीपल डायलॉग जो कभी हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ शुरू किया था, वैसा नेपाल के साथ शुरू किया जाना चाहिए और उसमें बिहार के लोगों का ही रोल ज़्यादा होगा। खास करके मधुबनी पूर्णिया जो बेल्ट है उसका ही रोल ज़्यादा होगा। सीधे दिल्ली से संबंध स्थापित करने में नेपाल के साथ कई परेशानियां होती हैं, नेपाल के लोगों को भी और भारत के लोगों को भी। यदि ये संबंध बनाया जाए तो बेहतर होगा। दूसरा मुझे लगता है कि मैं जानना चाहूँगा कि जो आंदोलनों के बारे में बताया इन्होंने कि हिंदुस्तान के आंदोलन में और नेपाल के आंदोलन में जो एक दूसरे का सहयोग रहा है, उस पर कुछ ऐतिहासिक किताबें लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई, रिसर्च बेस्ड किताबें लिखी गई कि नहीं लिखी गई। जैसे मुझे पता है कि फॉरबिसगंज एक बहुत बड़ा सेंटर था नेपाल के कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस का। एक समय में वहाँ आर्मरी भी हुआ करता था नेपाली कांग्रेस का, ऐसा कहा जाता है। और कई लोग यहाँ के थे जो वहाँ जाते थे और मेरी मुलाकात हुई थी कुछ लोगों से, बीपी कोइराला के बेटे से। तो उस टाइम बहुत चर्चा हुई थी कि कैसे आंदोलनों में लोग बातचीत करते थे। तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं कि एक दूसरे के आंदोलन में किस तरह का सहयोग रहा है और उसको लोग पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, नेगेटिव तरीके से देखते हैं। तीसरी बात यह है कि जो मधेसी कल्चर है जो बहुत क्लोज है मैथिली कल्चर से, तो नॉलेज ट्रेडिशन की चर्चा इन्होंने की कि नॉलेज ट्रेडिशन भी बहुत सारा लोग शेयर करते हैं। तो क्या वहाँ पे जो इस नॉलेज ट्रेडिशन के टेक्स्ट हैं उनका कोई प्रोटेक्शन का सिस्टम बना है? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारा जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन का पार्ट है उसका प्रैक्टिसेस नेपाल में काफ़ी रहा है और सेंटर्स ऑफ लर्निंग नेपाल में बहुत सारा रहा है। खास करके तांत्रिक लर्निंग सेंटर काफ़ी सारा रहा है। तो उसके बारे में कुछ वहाँ पे कॉन्शसनेस है कि नहीं, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है कि नहीं जहाँ से टेक्स्ट वगैरह को देखा जा सके। और आखिरी बात यह है कि एक जो और डिपेंडेंस मुझे अभी लग रहा है, जो मेजर
इमर्ज करने जा रहा है और किया हुआ है एक्चुअली, वो है मेडिकल को लेके। बहुत सारे लोग बिहार के उस पार्ट से नेपाल में आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए जाते थे, और उधर से बहुत सारे लोग पूर्णिया और सिलीगुड़ी आते हैं अभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। पूर्णिया इनफैक्ट एक बहुत बड़ा हब बन रहा है, मेडिकल हब, जिसमें नेपाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत से लोग नेपाल से वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो इस पे कोई काम हो रहा है कि नहीं, कैसे इसको फैसिलिटेट किया जाए, कैसे ज़्यादा सिस्टमेटाइज किया जाए, ये आग्रह मैंने कुछ लोगों से किया भी था वहाँ के एमपी से, कि इस पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत रिसोर्स शेयरिंग हो सकता है, जो मेडिकल रिसोर्स शेयरिंग का मामला वो हो सकता है। और अब जब एम्स के आने की बात हो रही है, पूर्णिया में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का उधर ग्रोथ देखा जा रहा है, तो ऐसे में उस फील्ड में कोई गतिविधियां हो रही हैं कि नहीं हो रही। और आखिरी बात यह है कि प्रदीप जी, ये इनिशिएटिव मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो कि वन ऑफ द सेमिनार्स हो, बल्कि इससे आगे यदि आप ले जा सकें, इंडो नेपाल फ्रेंडशिप टाइप का फोरम पहले हुआ करता था यहाँ पर, वो फोरम मेरे ख्याल से अभी डेड हो गया है। तो ये मुझे लगता है बिहार के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंडो नेपाल फोरम को फिर से जागृत करें, और दोनों तरफ के लोगों को जोड़कर एक लार्जर कमिटी बनाएं, जो जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उस पर सिस्टमेटिकली काम करके हम डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करें। बस प्रदीप जी, इतना ही। धन्यवाद। चंद किशोर जी, कुछ आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि जो प्रश्न आए हैं, जिज्ञासा है या सुझाव है, यह इसलिए है कि इस संबंध के जो माधुर्य है या इसकी ताकत है या खूबसूरती है, उसको लोगों ने पसंद किया है और लोग चाहा है कि बरकरार रहे। पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया हुआ है। दुनिया में आज यूरोप में आवाजाही सहज हुई है, लेकिन वो लोग लंबे संघर्ष भी किए, शताब्दियों तक वो लड़ते रहे। हम तो 200 वर्ष से अधिक से यह अमन का यह बॉर्डर रहा हुआ है। तो आज जरूरत है कि हम एक दूसरे को और अधिक जाने और समझें और हमारी सामीप्यता बढ़े और बेहतरी हो। और निश्चित रूप से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नेबर फर्स्ट एक रहा है उनका पॉलिसी में। बाकी तो ये है, पूर्व देखो पश्चिम देखो तो है, लेकिन नेबर फर्स्ट। वो नेपाल की, मैं भारतीय प्रधानमंत्रियों का 16 वर्ष तक कोई विजिट नहीं हुआ था, मोदी जी पहुंचे, उनका 4 बार हो चुका है विजिट। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि बॉर्डर इलाके के लोगों का टेलीफोनिक संपर्क, जैसे बीरगंज रक्सौल या जयनगर जनकपुर या आर पार ही हमें इंटरनेशनल कॉल करना पड़ता है, कैसे एक वाइब्रेंट बॉर्डर हो, कनेक्टिविटी हमारी कैसी प्रमोशन हो, यातायात का, गाड़ियों का, वाहन का आवागमन में कैसे सहज से सहज प्रक्रियाएं की जाए। निश्चित रूप से जब आधुनिक राज्य इमर्ज करती है तो पहचान होती है, सिस्टम बनाती है, लेकिन लोगों को सहजता अल्टीमेटली, लेकिन उस पर काम इतना नहीं हो पाएगा। नीतीश जी से मेरी कुछ वर्ष पहले मुलाकात कई बार हुई, लेकिन कुछ वर्ष पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे नेपाल जाने की इच्छा है, नेपाल में गणतंत्र आया हुआ है, बहुत सारे लोग अपने वहाँ ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हुए हैं, जाने की इच्छा है, लेकिन दिल्ली अनुमति नहीं देती। तो मेरा ये कहना है कि बिहार से जुड़ा हुआ जो नेपाल का प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ऐसा जैसा कि सब लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बिहार के चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट बातचीत हो कई मसलों पर, जहां आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून से छेड़छाड़ नहीं हो, या दिल्ली और काठमांडू को ही निर्धारण करने का, जो उस मसलों को छोड़कर जहां एक समझदारी बनाने की बात, जहां कुछ समन्वय करने की बात हो, जहां बड़ी अड़चने नहीं हो, पेचीदगी नहीं हो, जो अंतर्राष्ट्रीय नीति तय करने की बात हो, उसमें तो एक दूसरे के बीच में बातचीत होनी चाहिए। जब आवागमन में ही आपको दिल्ली से परमिशन लेने की जरूरत है, तो बाकी तो बात ही छोड़िए। इसलिए नेबर फर्स्ट सुनने में बड़ा आकर्षक, कर्मप्रिय है। लेकिन जब शासन में तंत्र हावी हो जाती है, तो सीमा फ्रंटियर के लोगों की आवाज जो है दब जाती है। आज आप जैसा कि सर ने कहा, फ्रंटियर के पॉलिटिक्स कमजोर। मैंने कहा ना कि दक्षिण भारत में श्रीलंका की तमिलों की बात गूंजती है और दिल्ली की सत्ता प्रतिष्ठान में भी उनकी बात सुनी जाती है। ममता जी अभी केंद्र की सत्ता से अलग धारती है, लेकिन बांग्लादेश के साथ के संबंध में उनसे पूछा जाता है। नेपाल में नीतीश जी और या की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको मसला ही नहीं बनाए। यह एक चीज है।
इस पर काम, इसलिए कब होगा, जब सीतामढ़ी में, मधुबनी में, दरभंगा में, पूर्णिया में नेपाल के बारे में सुनी सुनाई बात नहीं होगी। हाँ हाँ, नेपाल में जाते थे, बड़ा दारू मिलता था, बड़ा चाइनीज सामान मिलता था, पहले किसी जमाने में होता था अरे पूरे नेपाल जो है आईएसआई के कब्जे में चला गया, आज का जो भी मिलेंगे अरे अरे चीन तो कब्जा कर लिया। आपको ये समझना होगा मैं बीरगंज से रक्सौल जाता हूँ, तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, बिहार नहीं जाता हूँ मैं, इंडिया नहीं जाता। कोई आप दरभंगा से जनकपुर आते हैं तो जनकपुर से या प्लेस टू प्लेस का रिलेशन, लेकिन आज मैं इस संगोष्ठी में भाग ले रहा हूँ, मैं बीरगंज का आदमी हूँ, दरभंगा जाता हूँ तो एक स्थान विशेष पर जा रहा होता हूँ, बिहार और इंडिया नहीं जाता हूँ। लेकिन जो ही मैं बीरगंज से रक्सौल जाता हूँ तो एक देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जब मेरी सार्वजनिक उपस्थिति। आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप नेपाल, मैं नेपाल का प्रतिनिधित्व करने लगा। तो यह जो हमें अंतर्निहित, आप और हम में अंतर्निहित जो सार्वभौमिकता है, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमारी बातचीत में कहीं एक कमी आ जाती है, हम बड़े भाई हैं, एक बात आती है अरे अरे वो तो पटेल को ले लिए थे, नेहरू ने छोड़ दिया, यह गॉसिप वाली बात को रोकना। मैं आप लोगों के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार के बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बराबर ऐसे लोगों से साक्षात होती थी। तो जब हम अब ये मानेंगे कि नेपाल एक सार्वभौम देश है, लेकिन हम इतने जुड़े हुए हैं कि हमारे मसले अंतर्निर्मित है और दो केंद्रों को सुनाना जरूरी है, तो बात वहां से प्रस्थान बिंदु होगी हमारा संवाद का। संवाद जरूरी है, बड़े बड़े संस्थान न भी खोलें, इस तरह से इन्फॉर्मल टॉक हो, समय समय में बातचीत भी करें तो बहुत बातचीत सहज हो जाएगी, एक दूसरे को जानना और सुनना। आज ही आप लोगों के प्रश्न और आप लोगों के नेपाल में रुचि से मुझे लग गया कि कल के दिनों में मैं आप लोगों को कॉल बैक करूँ। मैं प्रदीप सर से आग्रह करूंगा कि उन लोगों का भी नंबर मुझे उपलब्ध कर दे। आज तो संवाद सहज हो गया है कि हम तो व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। नेपाल के डेमोक्रेसी 90s में आने के बाद से बीच में 1.5-2 साल एक्टिव मोनार्क आ गया था, coup हो गया था, लेकिन बीच के समय में आज तक नेपाल में छोटे छोटे शहरों में भी रेडियो काफी, एफएम रेडियो का काफी बड़ा प्रसार हुआ है। वहाँ के एफएम समाचार कहती है, छोटे छोटे शहरों में भी अपनी टेलीविजन आ गई है, छोटे प्रभाव क्षेत्र का अखबार निकलता है। तो नेपाल में अखबारों की स्वतंत्रता है, लेकिन कॉर्पोरेट जिस तरह से नियंत्रण करते जा रही है, सत्ता और कॉर्पोरेट का जिस तरह से गठबंधन बढ़ता जा रहा है, कानून में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप वहाँ के अखबार, वहाँ की मीडिया पढ़कर सारी सच्चाई नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक अल्टरनेटिव मीडिया का भी बहस दुनिया भर में चली है, पोस्ट ट्रूथ का विमर्श हमारे यहाँ भी चल रहा है। आपके यहाँ जिस तरह से बड़ी एक प्रचार तंत्र का जो प्रभाव है, हम खिड़की और अपनी दीवार और जो दरवाजा है वो बंद नहीं कर सकते। इन चीजों से हम गुजर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो सूचनाएं फैलाई जा रही है, उसके आतंक में हम भी फैलते जा रहे हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप में दक्षिण एशिया में ही नेपाल में मीडिया काफी हद तक स्वतंत्र है। लेकिन जब मीडिया जो है, पत्रकारिता जब एक उद्योग हो जाती है, जब उसमें कोई इन्वेस्टर हो जाते हैं, फिर उसकी अपनी कहानी होती है, उस पर अभी नहीं जाना। किताब लिखने की बात हुई है, पंडित रेणु की नेपाली क्रांति कथा, अभी अभी पटना में है रविंद्र भारती, उन्होंने लट्ठा पार की, नेपाल उर्फ लट्ठा पार का कर उन्होंने बड़ी किताब लिखी है, नेपाली क्रांति कथा जहाँ समाप्त होती है उसके बाद के हिस्सों का उन्होंने चर्चा किया है। तो बिहार में ही के ही दो बड़े लेखक ने नेपाल की क्रांति पर लिखी है किताब। नेपाल में भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। अभी महेंद्र कर्ण जी जो गुजरे हैं, जैसा कि नीतीश जी ने उनको दिया था संपूर्ण क्रांति आंदोलन का पूरे प्रोफाइलिंग करने के लिए, तो उन्होंने 10 या 11 खंड में लिखा है। हमारे यहाँ भी छोटा कुछ काम हो रहा है, लेकिन क्या है कि अभी भी जो ओरल हिस्ट्री है उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। उस पर जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो गया। जो लोग सत्ता में आ गए तो आपके अभी वही कहानी है, उनको ये इतिहास से, कंट्रीब्यूशन से, कोऑर्डिनेशन का कोई मतलब रह नहीं जाता है। और यह कठिनाइयां हैं हमारे यहाँ, खास करके आई का आंख की उचारे बड़ी अच्छी हुई है, जो आपके यहाँ से आते हैं, कभी हम आपके यहाँ आते थे। आपके यहाँ भ्रूण हत्या आपके कई शहरों में होते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे कहीं उपचार भी है, लेकिन बड़ी बिचौलियां हमारे यहाँ और आपके यहाँ लोग फंसे रहते हैं। यह एक कठिनाइयां हैं। मुझे लगता है बहुत सारी बातें हैं, काफी जटिल विषय में है, लेकिन एक ही सत्र में नहीं हो सकता है, चरणबद्ध जरूरत है। इस तरह से भी हम लोग नए नए साथियों को जोड़ते रहें और बात करें तो एक अच्छा सोच बनेगा। हम अपनी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि देखिए पूर्वजों की विरासत हमारी संबंध, इस संबंध को बचाने का हम और आप में जिम्मेवारी है। हम मौन साक्षी नहीं रह सकते। अगर हम में विवेक है
तो हम सामूहिक विवेक को जागृत करने की कोशिश करें, उसी का एक पहल है यह ज्ञानोत्सव। या हम सामूहिक हमारे बीच में जो परंपरा से आती हुई जो विरासत में है, हमारा विवेक, वो आज समाज में विवेक एक एक वंचित, एक किनारीकृत चीज हो गई है, उसको फैलाने की जरूरत है। उस दिशा में हम और आप बढ़ सकें। मैं मित्रता का, मैं संवाद का आपसे अंजलि आपके सामने रखता हूं। धन्यवाद। मैं और साथियों को बोलूं उसके पहले सिर्फ अपना एक, मैं पिछले ही सप्ताह काठमांडू गया था और पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए कतार में खड़े हुए मेरे आगे एक महिला थी, उनकी बात मेरे कान में लगातार गूंजती रहती है। वो थोड़ी एक पढ़ी लिखी महिला थी जो कि कम पढ़ी लिखी एक दूसरी महिला से कह रही थी कि नेपाल भी पहले भारत का ही हिस्सा था, नेपाल भी पहले भारत का ही हिस्सा था, इसीलिए ये अपना ही देश है। मुझे लगा कि भारत नेपाल के संबंध में एक बहुत बड़ी अड़चन है ये। जब तक भारत के लोग, बिहार के लोग नेपाल की सार्वभौमिकता को, उसकी एक स्वतंत्र स्वायत्त स्थिति को नहीं समझते हैं, तब तक नेपाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहेगी। और आपने जिस तरह के फोरम की बात कही है, उसका एक सबसे बड़ा काम यही होगा कि एक दूसरे की जो स्वायत्तता है, जो एक दूसरे की पहचान है, उसको लोग माने। और दूसरी जो जिसकी चर्चा आपने सिर्फ एक शब्द में की, टेलीफोन के लिए जितनी दिक्कत हुई वहां, इंटरनेशनल कॉल, उसके बावजूद भी कॉल नहीं जा रहा है, ये दिखाता है कि अभी भी हम लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। सड़कें तो जरूर बढ़िया हो गई हैं, लेकिन फोन कॉल की कनेक्टिविटी तो एक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी है जो कि मिनटों में दूर किया जा सकता है, लेकिन वो तो अभी तक नहीं हो पाया है। और इसके लिए जरूर आवाज उठानी चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच दूर संचार के संपर्क बेहतर हो। इसके लिए बहुत आसानी से काम किया सकता है और इसे दिल्ली, काठमांडू और हर एक स्तर पर उठाया जाना चाहिए। और कोई साथी यदि कोई बोलना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। कोई साथी बोलना चाहते हैं? और यदि और कोई सब प्रश्न ना हो तो आज के इस सत्र को हम लोग समाप्त करें। धन्यवाद सब लोगों का इस सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए। और जो 3-4 लोगों ने अपना पार्टिसिपेट किया, उसके माध्यम से ऐसा लगा कि अनादि को एक और, ज्ञानोत्सव को एक और काम मिलने जा रहा है कि हम लोग इस श्रृंखला को जारी रखें। जरूर करेंगे, जरूर करना चाहेंगे कम से कम। और हमने आज ही अपने मन में ये संकल्प लिया है कि हम लोग साल में कम से कम एक बार बैठक, जनकपुर में या और वीरगंज में या और कहीं, और एक बैठक भारत के किसी हिस्से में पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट डेवलप करने के लिए करें। इसके बारे में चंद्रकिशोर जी और मनींद्र जी और श्री चौधरी जी, विद्या जी, सब लोग मिल करके हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार अपनी जगह पर रहे, लेकिन जनता एक दूसरे से बात करे, एक दूसरे को समझे, जिसमें कि मुद्दा डिफाइन किया जा सकता है कि इस बार इस चीज पर बात करेंगे, कभी बाढ़ पर, कभी पढ़ाई पर, कभी चिकित्सा पर। और ये साल का एक कार्यक्रम इस तरह बनाया जा सकता है। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। श्री चौधरी जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं, धन्यवाद, धन्यवाद।